एपिसोड 431 टू 440। छप छप। नल से पानी की धार बहकर कई गंदे प्लेटों पर गिर रही थी, जहां केवल चर्बी, चटनी और मसालों की बूंदें ही बची थीं। भोजन का एक निवाला भी बर्बाद नहीं हुआ था। हाँ एडम, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी भूख इतनी तीव्र है, लियोना ने उसके बगल में खड़े होकर कहा। वह बर्तन साफ करती रही जबकि एडम उसकी हर संभव मदद करता रहा। एडम ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। ठीक है, तुमने मुझे एक बड़ा टुकड़ा दिया, लेकिन ये लजानिया इतना स्वादिष्ट था कि मैं और खाने की इच्छा को रोक नहीं सका। मुझे पता है कि ज्यादा खाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभी तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इससे मैं मोटा नहीं हो जाऊंगा। लियोना ने भौहें उठाईं और हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। क्या ये संभव है? मेरा मतलब है, सभी फैंटम पतले नहीं होते, हर किसी का शरीर और भूख अलग अलग होती है, मुझे इसका एहसास है। हालांकि मैंने कभी भी समाचार या वीडियो में नहीं देखा कि कोई फैंटम मोटा था। एडम कड़वाहट से मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सिल्वाना का कहना है कि ऐसे फैंटम हैं। ऐसे बहुत से नहीं हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा खाना पड़ता है, ये देखते हुए कि लड़ाई और मिशन के दौरान वे कितनी ताकत और ऊर्जा खर्च करते हैं। हालांकि अगर वे बहुत ज्यादा खा लें तो फैंटम भी मोटे हो सकते हैं। लियोना ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि यह कोई महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन वह अपने बेटे की दुनिया के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। आखिरकार, भले ही उसका बेटा एक फैंटम था, लेकिन वे नहीं थे। वे उसके परिवार के सदस्य होने के नाते डेडलैंड्स में लड़ाई और उसके रास्ते में आने वाली दूसरी समस्याओं में उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते थे। वे उसे घर की सुख सुविधाएं और एक नैतिक बंधन ही दे सकते थे। एडम के शब्दों पर विचार करते हुए लियोना ने गंदे प्लेट पर स्पंज फेरा। सिल्वाना, है न? खैर, मुझे नहीं पता कि ऑपरेटर वास्तव में युद्ध के दौरान कितने उपयोगी होते हैं, लेकिन उनके बिना फैंटम शायद अकेले पड़ जाते। जरूर, उनके दूसरे फैंटम में परिचित लोग हैं, लेकिन ये बिल्कुल वही नहीं है जिसकी उन्हें जरूरत है। लियोना ने एडम की ओर देखा, जिसने उसे अगली प्लेट थमा दी। मुझे यकीन है कि जब आप युद्ध के मैदान से वापस आएंगे, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे जो जानता हो कि आपने क्या अनुभव किया है, लेकिन वह उसी स्थिति में नहीं है। ये ताजगी और आराम देने वाला है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। कुछ मिनटों के बाद लियोना ने नल बंद कर दिया, जिससे पानी की अंतहीन धारा बंद हो गई। उसने ट्रिसी को देखने से पहले अपने हाथों को तौलिए से पोंछा, जो हॉल के बीच में सोफे पर लेटी हुई थी। आश्चर्यजनक रूप से, जैसा कि वह कह रही थी, उसने अपना टुकड़ा खा लिया और मैंने उसके लिए एक और टुकड़ा रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ निवाले खाए, वह लेटना चाहती थी और तुरंत सो गई। लियोना ने सिर हिलाते हुए कहा। वह जानती थी कि ट्रिसी के लिए यह अधिकतम सीमा थी। कदम कदम कदम। एडम एक तरफ हट गया, कुर्सी पर बैठ गया और उस घर को देखने लगा जिसमें वे रहते थे। थर्ड रिंग में रहने वाले एक मध्यम आकार के परिवार के लिए यह कोई बुरा घर नहीं था। ज्यादातर लोग या तो ऐसे घरों में रहते थे या फिर थोड़े बदतर हालात में। आखिरकार, गढ़ के केंद्र के जितना करीब कोई जाता था, रिंग्स उतनी ही छोटी होती जाती थीं और साथ ही उनके भीतर रहने वाले लोगों की संख्या भी कम होती जाती थी। निश्चित रूप से, ये लोग बाहरी रिंग्स के लोगों की तुलना में काफ़ी अमीर भी थे। इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं था, ये तो अर्थव्यवस्था का काम करने का तरीका था। लोगों की अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की सामान्य इच्छा, गढ़ के समुचित ढंग से कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक थी, जिसमें मृत भूमि के साथ काम करने वाले लोगों को शामिल नहीं किया गया। अरे, मैं सोच रहा था कि शायद हमें कहीं और चले जाना चाहिए। तुम्हें पता है, मैं सेकंड रिंग में हमारे लिए एक घर खरीद सकता हूँ। एडम ने अचानक शांत स्वर में सुझाव दिया, जैसे कि उन्होंने पहले भी कई बार इस पर चर्चा की हो। हालांकि ये पहली बार था जब लियोना ने इसके बारे में सुना था, साथ ही एडम ने भी, जिसने अभी अभी इसके बारे में सोचा था। क्या? लियोना ने घबरा कर कहा। वह इस सुझाव से चौंक गई थी। उसे एहसास हुआ कि वे तीसरे रिंग में सिर्फ इसलिए पहुंचे थे क्योंकि एडम एक प्रेत था। उनका परिवार एडम के पैसे पर जीता था। सिल्वाना उसके वित्तीय मामलों को संभालती थी और कई बार लियोना को सिल्वाना से संपर्क करना पड़ता था जब उन्हें कुछ ऐसा खरीदना होता था जो सिल्वाना द्वारा एडम की कमाई से भेजे जाने वाले मासिक बजट से अधिक होता था। निश्चित रूप से, ये सब एडम की इच्छा से हो रहा था। सिल्वाना तो बस अपने फैंटम की मदद करने का अपना कर्तव्य निभा रही थी। लियोना जानती थी कि यह असंभव था कि वह या गैरी थर्ड रिंग में एक अच्छी नौकरी पा सकें और थर्ड रिंग में औसत मासिक वेतन के बराबर किराया वाला घर खरीद सकें। क्या वह बेहतर जीवन चाहती थी? हाँ, हर कोई चाहता था, ये स्वाभाविक था, लेकिन वह खुद को एडम से ऐसी कोई चीज़ मांगने की अनुमति नहीं देती थी जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। उसने अपने बेटे के प्रयासों की कीमत पर विलासिता को अस्वीकार कर दिया, जिसने मृत भूमि में उनके लिए लड़ाई लड़ी, जहां हर कोने में मौत का इंतजार था। गैरी, अपनी तरफ से, इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। जो कुछ उनके पास था, वह उससे खुश था।
घर, मैं सेकंड रिंग में कई बार गया हूँ। वहाँ प्राकृतिक भूभाग वाली बहुत सी जगहें हैं जहाँ आप घर खरीद सकते हैं या आप शहरी क्षेत्र चुन सकते हैं। मेरा मतलब है, पिछले मिशन के बाद मेरे पास घर खरीदने, ट्रिसी की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं और मेरे पास अभी भी कुछ पैसे बचेंगे। एडम ने शांति से हाथ हिलाकर समझाया। लियोना ने अपना सिर झुकाकर एडम की ओर हल्की दिलचस्पी से देखा। रुको, मैं आमतौर पर तुम्हारे काम से दूर रहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास इस समय कितना पैसा है? एडम ने कंधे उचकाए। मुझे सही रकम नहीं पता, मुझे सिल्वाना से पूछना होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से 2 मिलियन से अधिक है। लियोना ने घुटन महसूस की। वह बस अवाक थी। ये वह राशि थी जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। एडम ने खिड़की से शहर की सड़कों को देखते हुए नजरें फेर लीं। मैं गंभीर हूँ। अगर तुम चाहो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अगला चरण शुरू करेंगे, एक नए जीवन की तरह। क्रैकल, रेडकोर वुल्फ दीवार से टकरा गया, उसके शरीर से खून की धार बह रही थी, जबकि ग्लारा की निगाह राक्षस पर टिकी थी। 3 मिनट में मुझे पता चल जाएगा कि मुझे नया जीवन मिलेगा या बस मर जाना है। ग्लारा ने मन ही मन अपनी बंदूक की ओर देखते हुए कहा। उसके पास केवल 6 शॉट बचे थे, लेकिन उसे विश्वास था कि यह रेडकोर वुल्फ को हराने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि उसके पिछले 2 शॉट काफी सफल रहे थे। अपने पहले ही वार में उसने रेडकोर वुल्फ के बाएं पंजे को बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसका एक पंजा फट गया और एक घाव हो गया। रेडकोर वुल्फ अपनी सूझबूझ के कारण दूसरे शॉट से बचने में सफल रहा, लेकिन केवल आंशिक रूप से। उसके सिर का दाहिना हिस्सा आंख के ठीक ऊपर बुरी तरह जल गया था और उसका कान आधा फट गया था। निश्चित रूप से रेडकोर वुल्फ को ऐसे घाव के साथ लड़ाई जारी रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इससे एक बार फिर पता चला कि ग्लारा अपने सामने राक्षस को घायल कर सकती है और मार सकती है। ग्लेरा ने अपनी आंखें सिकोड़कर रेडकोर वुल्फ को गौर से देखा। इस जलन को देखते हुए, अगर मैं उसके मुंह में बंदूक डालकर गोली चलाऊं, तो मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसके अलावा, ग्लारा ने रेडकोर वुल्फ के गोल्ड क्रिस्टल पर नजर डाली, जिसने अंतिम क्षण में अधिक तीव्र प्रकाश प्राप्त कर लिया था। वह मुझ पर हमला करने के लिए अपना तुरुप का पत्ता क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है? वह क्या करने वाला है? उसी समय रेडकोर वुल्फ की निगाहें फर्श की ओर चली गईं, मानो उसे एहसास हो गया हो कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता, अन्यथा ग्लेरा अपनी बची हुई गोलियों से उसे उड़ा देगी। लियोना एडम के बगल में बैठी थी, जो एक टैबलेट पकड़े हुए था। स्क्रीन पर सेकंड रिंग में बिक्री के लिए उपलब्ध विभिन्न घरों की सूची थी। वाह, ये सोचना कि मेरा बेटा घर खरीदने जा रहा है। लगातार किराया देना एक बात है, लेकिन 1 दशक की बचत के बिना घर खरीदने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। लियोना ने मन ही मन बुदबुदाया। वह अपनी स्थिति से हैरान और चकित थी। वह ये भी नहीं जानती थी कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए, क्योंकि वह रात के खाने के बाद सोफे पर बैठकर उपयुक्त घर चुनने के लिए तैयार नहीं थी। बेशक अंदर ही अंदर वह खुश थी, लेकिन भ्रम अभी भी थोड़ा अधिक था। अरे, जब तुमने कहा कि तुम्हारे पास 2 मिलियन से अधिक हैं, तो ये कीमतें इतनी डरावनी नहीं लगती। लेकिन ये वास्तव में एक अविश्वसनीय राशि है। लियोना ने प्रत्येक प्रस्ताव के तहत सूचीबद्ध कीमतों को देखते हुए कांपती आवाज में कहा। प्रत्येक प्रस्ताव में घर और प्रत्येक कमरे की विभिन्न कोनों से ली गई दर्जनों तस्वीरें, विस्तृत जानकारी, स्थान का नक्शा, 3D टूर और बहुत कुछ शामिल था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा कीमत ही रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मकान कितनी सुविधाजनक जगह पर स्थित है या किसी विशेष व्यक्ति या परिवार की पसंद के अनुरूप है, यदि वे मांगी गई कीमत चुकाने में सक्षम नहीं हैं। दूसरे रिंग में कीमतें तीसरे रिंग की तुलना में बहुत ज़्यादा थीं। ये किराने के सामान या रेस्तरां में खाने की कीमत से लेकर डेंटल या हेयर ड्रेसिंग सेवाओं तक हर चीज़ पर लागू होता था। हालांकि जीवन यापन की लागत में सबसे बड़ा अंतर आवास की कीमतों में देखा गया। औसतन एक साधारण घर जिसमें 4 लोगों का परिवार थर्ड रिंग में आराम से रह सकता है, उसकी कीमत लगभग 100,000 क्रेडिट है। हाँ, और भी किफ़ायती ऑफर थे। ऐसे घरों की कीमत 70-80 हज़ार क्रेडिट के बीच थी। जो लोग ज़्यादा कमाते थे लेकिन किसी कारण से थर्ड रिंग को छोड़ नहीं सकते थे या छोड़ना नहीं चाहते थे, वे ज़्यादा महंगे विकल्पों में से कुछ चुन सकते थे। ज़्यादा महंगे घरों की कीमत 120-150 हज़ार क्रेडिट के बीच होती है, जिसे थर्ड रिंग में औसत वेतन को देखते हुए लगभग एक विलासिता माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को वित्तीय रूप से बड़ी समस्याएं थीं, वे सस्ते विकल्प खोजने की कोशिश कर सकते थे, या इसके विपरीत जिनके पास थर्ड रिंग में बहुत पैसा था, वे कुछ ऐसे घर ढूंढ सकते थे जिनकी कीमत 150 हज़ार क्रेडिट से अधिक थी, लेकिन यह नियम का अपवाद था। 300, 400, 500। लियोना ने उन कीमतों को देखकर बुदबुदाया जो बिना किसी वस्तुनिष्ठ कारण के लगाई गई थीं। वह ये नहीं समझ पा रही थी कि 5 लाख क्रेडिट का मकान खरीदने के लिए किसी को काम क्यों करना पड़ता है। अरे, जाहिर है दूसरे रिंग में काम करने वाले लोग तीसरे रिंग से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन
यह अभी भी बहुत ज़्यादा है। मुझे यकीन नहीं है कि तीसरे रिंग में कोई भी घर 500,000 क्रेडिट के लायक है, शायद एक और यह असंभव है। एडम भी हैरान था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया लियोना की तरह स्पष्ट और मजबूत नहीं थी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह 1 मिलियन क्रेडिट के लिए भी एक घर खरीद सकता है और फिर भी उसके पास पर्याप्त पैसा बचा रहेगा। हालांकि एडम पैसे बर्बाद करने वाला नहीं था। वह एक ऐसा बेहतरीन विकल्प चुनना चाहता था जो सबसे पहले तो अच्छी लोकेशन पर हो, पर्याप्त कमरे और जगह हो और अच्छी क्वालिटी की सामग्री से बना हो। जब मैंने सिल्वाना से हमारे वर्तमान घर के बारे में पूछा तो उसने मुझे कई बार समझाया कि कीमतें कैसे काम करती हैं। फिर मैं ये जानकर हैरान रह गया कि किराए की कीमत 1.100 क्रेडिट हो सकती है। एडम ने मन ही मन सोचा, नीचे स्क्रॉल करते हुए। छोटे क्षेत्र और सस्ती सामग्री वाला घर अधिक महंगा हो सकता है, क्योंकि यह कुछ महत्वपूर्ण इमारतों या कार्यस्थलों के पास है। हमारे मामले में यह अधिक भुगतान और एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा, क्योंकि ये पड़ोस आमतौर पर शोरगुल वाले होते हैं। एडम ने सोचा कि शायद जल्दी ही कोई चीज़ उसकी नज़र में आ जाएगी। लगभग आधे घंटे के बाद लियोना और एडम ने अलग अलग लागत और स्थान के कई विकल्प चुने। हालांकि उन्होंने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया था। अरे एडम, शायद तुम्हें इस बारे में सिल्वाना से बात करनी चाहिए। वह एक समझदार लड़की है और इन चीज़ों में पारंगत है। मुझे यकीन है कि वह हमारे लिए एकदम सही जोड़ीदार ढूंढ सकती है। लियोना ने एडम के कंधे पर हाथ रखते हुए सुझाव दिया। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह धीरे से घूमा और खिड़की से बाहर देखने लगा। शाम हो चुकी थी, लेकिन सूरज अभी तक क्षितिज से नीचे नहीं डूबा था। शहर की सड़कें सूर्यास्त की रोशनी से जगमगा रही थीं। ठीक है, मैं उसके घर जा रहा था। जब मैं उपहार लेने गया था तो मैंने उसके लिए भी कुछ खरीदा था। एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे याद आया कि वह इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था। लियोना ने सिर हिलाया। तो यह एक साथ दो काम करने का बहुत अच्छा अवसर है ना? लियोना ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। एडम ने ट्रिसी की ओर देखा, जो सोफे पर सो रही थी। उसे यह अंदेशा नहीं था कि जल्द ही वे किसी दूसरे घर में रहने लगेंगे। अच्छा, उस स्थिति में मैं अभी चला जाऊंगा। वह यहाँ से बहुत दूर रहती है। एडम खड़ा हुआ और बाहर की ओर चला गया। अरे, लियोना ने कमर पर हाथ रखते हुए उसे पुकारा। मत भूलो, तुम्हारा हमेशा स्वागत है। अगर तुम्हारी इच्छा हो या खाली समय हो तो आ जाओ। तुम जितनी बार घर आओगे, तुम्हारी माँ उतनी ही खुश होगी। एडम ने अपनी आंखों में खुशी की चमक के साथ गहरी सहमति में सिर हिलाया। जरूर, बहुत समय हो गया है जब मैंने आज और कल जैसा अच्छा महसूस किया था। एडम ने जेना के साथ रात को याद करते हुए कहा। मुझे निश्चित रूप से एक ब्रेक की ज़रूरत थी, जिसे मैं अभी खत्म नहीं करने जा रहा हूँ। क्रैकल। एडम ने लियोना की निगाहों के सामने बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला। हम अपनी पूरी जिंदगी झुग्गी झोपड़ियों में रहे हैं और अब मेरा बेटा चाहता है कि हम सेकंड रिंग में चले जाएं। खैर, मुझे लगता है कि मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। यह एक आशीर्वाद है कि एडम हमारी इतनी अच्छी देखभाल कर सकता है। लियोना ने दूसरी ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा। आखिरकार फैंटम्स आशा की प्रतिमूर्ति हैं, पूरे गढ़ के लिए और उनके परिवारों के लिए भी। ... आशा ने सबसे निराशाजनक परिस्थितियों में भी संघर्ष करते रहने और सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने में मदद की, चाहे वे कितने भी अप्राप्य क्यों न लगें। लेकिन आशा केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं थी, बल्कि राक्षसों के लिए भी थी। रेडकोर वुल्फ यहाँ मरने वाला नहीं था। वह मॉर्टन वैधशाला से बाहर निकलना चाहता था। भले ही यहाँ काम करने के नियम हों, लेकिन ये जगह अभी भी सभी के लिए नरक थी, सिवाय उन लोगों के जो सबसे ऊपर खड़े थे। ग्लारा के साथ कुछ झड़पों के बाद रेडकोर वुल्फ को एहसास हुआ कि वह उसे हरा नहीं सकता। कम से कम उसे ऐसा करने के लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी होगी, जो कि कुछ ऐसा था जिसके लिए रेडकोर वुल्फ तैयार नहीं था। उस स्थिति में रेडकोर वुल्फ के पास अपनी बैकअप योजना का उपयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। हुश। रेडकोर वुल्फ आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि उसने एक बार फिर ग्लारा पर हमला करने का फैसला किया था। वह रक्षात्मक मुद्रा में आ गई, अपनी ढाल से उसके हमले को रोकने के लिए। तथापि लड़ाई देख रहे ग्लेडियस को एहसास हुआ कि यह रेडकोर वुल्फ का लक्ष्य नहीं था। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभर आई। हाँ, तुम बहुत होशियार हो ग्लेरा, ये तुम्हारा चुनाव और तुम्हारी गलती थी। अगर तुम बच भी जाओगी तो भी तुम अपने भाई से बेहतर गुणवत्ता वाली फैंटम नहीं बन सकती। ग्लेडियस अंदर ही अंदर बुरी तरह से हंसा। कांपना, कांपना, कांपना। रेडकोर वुल्फ अचानक कमरे के बीच में रुक गया, क्योंकि उसकी छाती में रखा क्रिस्टल चमक उठा। ग्लारा की हरी आंखों में एक चमकदार लाल चमक दिखाई दी, जब क्रिस्टल से ऊर्जा का एक समूह फूट पड़ा, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। फर्श में एक बड़ा छेद बन गया। एक सेकंड बाद काले धुएं की कई धाराएं बाहर निकलीं, मानो रेडकोर वुल्फ के बराबर शक्ति वाला कोई अन्य राक्षस यहां घुसने की कोशिश कर रहा था, और रेडकोर वुल्फ ने उसे वह अवसर दे दिया था। दस्तक, दस्तक, दस्तक। एडम ने दरवाज़ा खटखटाया। इंतजार ज्यादा देर तक नहीं चला और 1 मिनट से भी कम समय में दरवाज़ा खुल गया।
एडम को थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे आमतौर पर सिल्वाना के तैयार होने के लिए कुछ मिनट इंतजार करना पड़ता था। यह उसकी छोटी सी रस्म थी जिसका वह हमेशा पालन करती थी। ऐसा लग रहा था कि सिल्वाना एडम का इंतजार ही नहीं कर रही थी, बल्कि इस समय कोई और आने वाला था। क्रैकल, जैसे ही दरवाज़ा खुला, एडम और सिल्वाना की नज़रें एक दूसरे से मिलीं। ए एडम, सिल्वाना ने घबराते हुए कहा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे देख पाएगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और औपचारिक सख्त सूट के बजाय उसने एक ढीला टॉप और कैजुअल शॉर्ट्स पहना हुआ था। बेशक वह थोड़ी असामान्य लग रही थी, लेकिन उसकी लापरवाही प्यारी और आकर्षक भी थी। बस एडम ने उसे केवल एक बार इस तरह देखा था और सिल्वाना के लिए यह एक वास्तविक त्रासदी थी। वह इस बात को लेकर बहुत गंभीर थी कि उसे एडम के सामने कैसा दिखना चाहिए। एडम कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसी समय एक और आदमी सिल्वाना के दरवाजे पर आया। वह इधर उधर देख रहा था, ये जांच रहा था कि सही अपार्टमेंट कहाँ है। उसकी पीठ पर एक बड़ा चौकोर बैग था जो पीले रंग का था, इसलिए दूर से ही नजर आ जाता था। माफ़ कीजिए, वह आदमी एडम के पास आया और सिल्वाना के अपार्टमेंट नंबर पर नजर डाली। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यही सही जगह है। हेलो, क्या आपका ऑर्डर नंबर 349 है? उस आदमी ने अपने बैग से कुछ बर्गर और सोडा से भरा एक कागज़ का थैला निकालते हुए पूछा। सिल्वाना ने अपने होंठ काटे, वह घबरा रही थी। उसके होंठ हरकत में आ गए और उसने कहा, सटेप। एडम आगे बढ़ा और उसने सावधानीपूर्वक डिलीवरी मैन के हाथों से पैकेज ले लिया। हाँ, आपके काम के लिए धन्यवाद, एडम ने सिल्वाना से आगे बढ़ते हुए धीरे से कहा। कुरियर वाले ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसके पास बात करने का समय नहीं था, उसे कई और ऑर्डर देने थे जिनमें से कुछ इस घर में भी थे। अच्छा, तो बर्गर और सोडा, एडम ने पैकेज उठाते हुए और उसकी सराहना करते हुए कहा। फिर उसने भ्रमित सिल्वाना पर एक नज़र डाली। स्वस्थ भोजन और घर का बना खाना के बारे में क्या ख्याल है? यह जरूर कोई गलती हुई होगी। मैंने ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं किया था। सिल्वाना ने खुद को माफ़ करने की कोशिश की, लेकिन यह एक दयनीय प्रयास था जो किसी को भी समझाने में विफल रहा। एडम ने रसीद पर सिल्वाना का ऑर्डर पढ़कर मुस्कुरा दिया। डबल बेकन, ट्रिपल पैटी बर्गर, पुल्ड पोर्क बर्गर, सोडा की 2 बोतलों के साथ ब्लू चीज़ बर्गर। अरे, आप स्पष्ट रूप से पीछे नहीं हटने वाले थे। कदम, एडम सिल्वाना के करीब आ गया, उनके माथे लगभग एक दूसरे से टकराने वाले थे। इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि आपने क्या पहना है या आप कैसे दिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यहाँ हैं। लेकिन मैं आपको सोडा पीने से मना करता हूँ, एडम ने आत्मविश्वास से कहा। सिल्वाना ने गला साफ किया। ओह, क्या ये सज़ा की तरह है? सिल्वाना थोड़ा शर्मा गई। एडम ने अपना सिर हिलाया और अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। बैग में दुर्लभ कॉफ़ी देखकर सिल्वाना की आंखें चौड़ी हो गईं। कई पैक थे, इनमें से ज़्यादातर कॉफ़ी सिल्वाना को अच्छी तरह पता थी, लेकिन उसने इसे कभी नहीं चखा क्योंकि यह बहुत महंगी थी। अगर वह चाहती तो बैग में जो कुछ था उसमें से कुछ खरीद सकती थी, लेकिन उसकी समझदारी उसे सिर्फ कॉफ़ी पर इतना पैसा खर्च करने की इजाज़त नहीं देती थी। नहीं, हालांकि अगर तुम चाहो तो इसे इस तरह से गिन सकते हो। मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगा, एडम ने कहा, आगे बढ़ने से पहले कॉफ़ी के बैग पर नज़र डाली और सिल्वाना के अपार्टमेंट में प्रवेश किया। वह पूरी तरह से अव्यवस्था देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि सिल्वाना के रूप रंग से उसे एहसास हो गया कि वह अपने खाली समय का भरपूर उपयोग आराम करने में करती है। क्या आदम ऐसी बात के खिलाफ था? खैर, वह सिल्वाना को जज नहीं करने वाला था। इसके विपरीत, उसके लिए यह आसान होगा यदि वह अपनी उपस्थिति, व्यवहार आदि में हर छोटी छोटी बात की चिंता न करे। बाम, एडम बिस्तर पर गिर पड़ा। उसने अपने हाथ और पैर किसी सितारे की तरह फैला लिए। अजीब बात यह थी कि सिल्वाना का बिस्तर बिछा नहीं था और तकिए किनारे किनारे बिखरे पड़े थे। क्रैकल, सिल्वाना ने दरवाज़ा बंद किया और अपना मेकअप किट साथ लेकर तेजी से बाथरूम की ओर चली गई। जमाना, एडम ने शांति से कहा। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन थोड़ी कठोर थी, जिससे सिल्वाना के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। फिर एडम बिस्तर से उठा और रसोईघर की ओर चला गया। चलो, क्या तुम मेरी खरीदी हुई कॉफ़ी नहीं पीना चाहोगे? बर्गर और कॉफ़ी का संयोजन सबसे लोकप्रिय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम संतुष्ट हो जाएंगे। एडम ने अपना हाथ हिलाया। सिल्वाना ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ऑपरेटर के रूप में उसे अपने फैंटम के सामने अनुचित नहीं दिखना चाहिए था। खैर, सिल्वाना सही थी, लेकिन वे अब छुट्टी पर थे और एडम को सिल्वाना के दिखने से कोई परेशानी नहीं थी, चाहे वह अपने घरेलू कपड़ों में हो या अपने सामान्य सख्त औपचारिक सूट में। उनके रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में उनके विचार में यही समस्या थी। बेशक, जब से वे मिले थे तब से पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कुछ गंभीर काम किए थे, लेकिन बदलावों की कोई सीमा नहीं थी।
धन्यवाद, सिल्वाना ने कॉफ़ी का सबसे महंगा पैकेट खोलते हुए कहा। उसने दुकानों में कई बार इस पर नज़र डाली, लेकिन इसे खरीदने में झिझक रही थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह उसकी वित्तीय हैसियत से बाहर है। एडम मंद मंद मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। तो तुमने उन 2 दिनों में क्या किया? एडम ने सहज रुचि से पूछा। सिल्वाना ने यथासंभव गंभीर चेहरा बनाने की कोशिश की। खैर, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। सिल्वाना खांसते हुए समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहना है। मैं बस अच्छा समय बिता रहा था, आप ऐसा कह सकते हैं। एडम ने सिर हिलाया। उसे यह जवाब ठीक लगा, उसे और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं थी। छप छप, काले तरल पदार्थ से 2 छोटे कप भर गए, जिसके ऊपर थोड़ा भूरा झाग बन गया। चूंकि यह एक गुणवत्तापूर्ण और महंगी कॉफ़ी थी, इसलिए सिल्वाना ने इसका उपयोग उस क्लासिक कॉफ़ी को बनाने के लिए करने का निर्णय लिया जिसका दुनिया में हर कॉफ़ी प्रेमी सम्मान करता है, एस्प्रेसो। ये निश्चित रूप से ऐसी कॉफ़ी नहीं थी जो किसी नौसिखिए या अनुभवहीन व्यक्ति को पसंद आती, लेकिन सिल्वाना महंगी कॉफ़ी के शुद्ध स्वाद और सुगंध की सराहना करने में सक्षम थी। एडम इस मामले में सिल्वाना जितना आगे नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह कॉफ़ी का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका था। आह, क्या स्वाद है, सिल्वाना ने पहली सांस लेते हुए कहा। एडम ने सिल्वाना की प्रतिक्रिया का आकलन करते हुए अपनी भौहें उठाईं। खैर, गंध वास्तव में सुखद है, लेकिन मुझे इसे चखने में भी डर लग रहा है। एडम ने मन ही मन कहा। काले तरल को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में मजबूत और कड़वा होगा। हालांकि अप्रत्याशित कड़वाहट और स्वाद की अपेक्षा बेहतर है। एडम ने कमजोर मुस्कान दी। कांपना कांपना कांपना। रेडकोर वुल्फ का गोल क्रिस्टल चमक उठा, जिससे बाहर की ओर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसने कई मीटर मोटी स्टील की फर्श को नष्ट कर दिया। ग्लारा अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोकने के लिए तैयार थी, लेकिन वह हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेडकोर वुल्फ ने ऐसा क्यों किया। पिछले कुछ सेकंड में घटित घटनाओं के कुछ अंश उसके दिमाग में घूम गए। उसने रेडकोर वुल्फ को कुछ समय के लिए अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठा करते हुए देखा, फिर वह सीधे ग्लारा की ओर दौड़ा, लेकिन उस पर हमला करने के बजाय वह कमरे के केंद्र में रुक गया। फिर विस्फोट की पूरी शक्ति को सीधे फर्श पर निर्देशित किया, जिससे एक बड़ा छेद बन गया। इस कमरे के नीचे की मंजिल पर मार्ग थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि रेडकोर वुल्फ ने भागने का फैसला कर लिया था। कम से कम ग्लारा को तो यही लगा था। क्या अपने तुरुप के पत्ते से मुझे मारने की कोशिश करने के बजाय उसने अपने लिए एक रास्ता बना लिया? ग्लारा ने मन ही मन बुदबुदाया और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि अगर रेडकोर वुल्फ उससे दूर भाग गया तो वह उसे पकड़ नहीं पाएगी। पहले ठोस दीवारें किसी भी भागने के प्रयास को रोकती थीं, लेकिन अब रेडकोर वुल्फ आसानी से छेद में कूद सकता था। फिर ग्लेरा ने अपना सिर घुमाया और एडेन और ग्लेडियस को देखा। एडेन थोड़ा हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि रेडकोर वुल्फ ऐसा कुछ करेगा। इस बीच ग्लेडियस ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बनाए रखी, अपने सामने चल रहे शो की प्रगति का आनंद लेते हुए। ग्लेरा का चेहरा पीला पड़ गया और वह सिहर उठी। क्या वे उसे नहीं रोकेंगे? वह तो अभी भाग जाएगा, ग्लारा ने मन ही मन कहा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह जीवित रहना चाहती है तो उसे खुद ही काम करना होगा। इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ी, रेडकोर वुल्फ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी जो आगे नहीं बढ़ रहा था। उसे कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ कदम चलने के बाद ही ग्लारा को एहसास हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये पूरी स्थिति सही नहीं लग रही थी क्योंकि रेडकोर वुल्फ के कार्यों में कोई तर्क नहीं था। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक ग्लारा ने आखिरकार एक छेद से काला धुआं निकलता नहीं देखा। उसने कमरे के नीचे के गलियारे में किसी को नहीं देखा, जिसका मतलब था कि यह धुआं यहाँ तक काफी दूर तक आ चुका था। कांपना कांपना कांपना। धुएं की कई धाराएं उनके बीच से गुजरीं, जिससे वे कांपने लगे। कुछ सेकंड के बाद धुआं कई गुना बड़ा होकर घने बादल में बदल गया। रेडकोर वुल्फ ने बादल बनने के दौरान उसे परेशान न करते हुए कुछ कदम एक तरफ रख लिए। कुछ ही सेकंड के बाद बादल ने लंबा और घुमावदार आकार ले लिया और उसमें डरावने जंगल की सूखी शाखाओं जैसे सैकड़ों तीखे कांटे दिखाई देने लगे। ग्लारा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कोहरे में 2 लाल आंखें देखी जो उसे इस तरह घूर रही थीं जैसे वह उनका शिकार हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि अब उसके पास एक की जगह 2 प्रतिद्वंद्वी थे। क्या बकवास है, ग्लारा ने अविश्वास में बड़बड़ाते हुए वुड्स की छाया को देखा, जो सूची में दूसरा राक्षस था जिसे उसने नज़रअंदाज करने और रेडकोर वुल्फ को चुनने का फैसला किया था। हालांकि रेडकोर वुल्फ को चुनने का उसका निर्णय ही था जिसके कारण वुड्स की छाया प्रकट हुई और उसकी आभा बहुत अधिक भयावह प्रतीत हुई, जिसने ग्लारा के दिल को भय की गहराई में डुबो दिया। रसोई में तेज कॉफ़ी की खुशबू फैल गई और दूसरे कमरों तक पहुंच गई। सिल्वाना वाकई बहुत खुश थी। उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बच्चों की तरह चमक रही थीं। आखिरकार, भले ही वह एडम की ऑपरेटर थी, लेकिन उसे सरकार द्वारा दिए जाने वाले पैसे पर जीना था। अरे, पहले तो मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था।
उसकी आंखों में देखकर पता चल रहा था कि वह बहुत समय से इसे आजमाना चाहती थी। एडम ने मन ही मन कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किस तरह की कॉफ़ी पीता है, क्योंकि उसे लैटे पसंद थी और वह उसमें चीनी मिला सकता था। यह एस्प्रेसो जैसी क्लासिक कॉफ़ी से काफ़ी अलग थी, लेकिन एडम कॉफ़ी विशेषज्ञ नहीं था, कम से कम अभी तक तो नहीं। उसने जो चाहा पी लिया। फिलहाल वह सिल्वाना के चेहरे पर खुशी देखकर प्रसन्न था। नल धीरे धीरे, जैसे कि उसके हाथों में एक लंबे समय से प्रतीक्षित खजाना था, सिल्वाना ने पहला घूंट लेने से पहले कप को अपने होठों तक लाया। एक सुखद कड़वाहट सामने आई, जो अपने साथ सुगंध और शुद्ध कॉफ़ी के स्वाद की बाढ़ लेकर आई, जिसने उसके मुंह को भर दिया। सिल्वाना अक्सर एस्प्रेसो पीती थी, और हालांकि यह एस्प्रेसो भी उतनी ही तीखी थी, लेकिन इसका स्वाद काफ़ी हल्का और अधिक सुखद था, तथा इसका स्वाद भी काफ़ी तीव्र था। इस कॉफ़ी की कीमत निश्चित रूप से इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे इसे आजमाने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस कॉफ़ी को जितनी बार संभव हो पीऊंगी। सिल्वाना ने कप की ओर देखते हुए और काली सतह पर अपना प्रतिबिंब देखते हुए कहा। फिर सिल्वाना ने एडम की ओर देखा, जो पूरे समय उसकी प्रतिक्रिया देख रहा था। कप से निकल रही भाप उसके चेहरे के सामने बह रही थी, मानो उसे भी इसका स्वाद चखने के लिए कह रही हो। कॉफ़ी पहले से ही थोड़ी ठंडी हो रही थी, लेकिन यह अभी भी जीभ को जलाने के लिए पर्याप्त गर्म थी। अरे, आपने इस और दूसरी कॉफ़ी पर बहुत पैसा खर्च किया है ना? सिल्वाना ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। एडम ने थोड़ा कंधे उचकाए। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। यह मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और विचार नहीं था। मैं बस तुम्हें अच्छा महसूस कराना चाहता था। सिल्वाना कुछ जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन एडम के आखिरी शब्दों ने उसे शर्मिंदा कर दिया। वह थोड़ा शर्मा भी गई, हालांकि उसे इसका एहसास नहीं था और उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा संभव है। फिर अपना सिर एक तरफ हिलाते हुए और होश में आते हुए सिल्वाना ने एडम के हाथ में रखे कप की ओर इशारा किया। धन्यवाद, लेकिन भले ही यह मेरे लिए एक उपहार है, मैं चाहती हूं कि आप भी इसे आजमाएं। आगे बढ़ें और कम से कम एक घूंट लें। हो सकता है कि आपको ये पसंद न आए, लेकिन आप निश्चित रूप से कुछ नया अनुभव करेंगे, सिल्वाना ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि कॉफ़ी के बजाय एडम की नज़र उस कागज़ के थैले पर गई जिसके अंदर 3 बर्गर थे। नल सिल्वाना ने बैग पकड़ा और उसे अपनी पीठ के पीछे एक तरफ रख दिया। हाँ, जब तक आप कॉफ़ी का स्वाद नहीं ले लेते तब तक बर्गर की तरफ देखना भी मत, सिल्वाना ने एडम को ध्यान से देखते हुए चंचल स्वर में कहा। एडम ने थोड़ी हैरानी से भौहें उठाईं। क्या आप मुझे कुछ मना कर रहे हैं? फिर वह मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें स्थिति काफ़ी हास्यास्पद लगी। मैं आमतौर पर ऐसा करता हूँ, ऐसा लगता है जैसे हमने जगह बदल ली है। सिल्वाना ने आत्मविश्वास से अपनी ठोड़ी उठाए और छाती आगे की ओर उठाए। ज़रूर, आप जिम्मेदारी संभालिए और मैं आपकी बात मानूंगा। ऑपरेटर और फैंटम के बीच का रिश्ता इसी तरह चलता है, लेकिन हम उस बिंदु से आगे निकल चुके हैं जहां ये पूरी तरह से एक कामकाजी रिश्ता रह गया है ना? फिर सिल्वाना ने अपना कॉफ़ी का कप एक तरफ रख दिया और चालाकी से मुस्कुराए। तुम्हें चिढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? सिल्वाना ने एक कदम आगे बढ़कर उस बैग की ओर इशारा किया जिसमें 3 स्वादिष्ट बर्गर रखे हुए थे और किसी के द्वारा उन्हें चखने का इंतजार कर रहे थे। आमतौर पर सिल्वाना इस तरह का खाना ऑर्डर नहीं करती थी। आज एक खास अवसर था, लेकिन वह जानती थी कि एडम को इस तरह का खाना बहुत पसंद है। एम्पायर में अनुभव की कहानियाँ। एडम को भोजन से संतुष्ट करने के लिए बस कुछ ही सामग्री की ज़रूरत थी, सॉस, पनीर, आटा और मांस। फिर भी ऐसा कोई आदमी मिलना मुश्किल था जिसे यह आकर्षक संयोजन पसंद न आए। वास्तव में मुझे भूख नहीं है, एडम ने शांतिपूर्वक कहा, जिससे सिल्वाना की सारी योजनाएं बर्बाद हो गईं। सिल्वाना ने पूछने से पहले कुछ बार पलकें झपकाईं। क्या? कैसे? अगर आपने किसी कैफ़े में खाना खाया भी हो तो भी कुछ घंटों बाद आपको भूख लग ही जाती है, या उससे भी पहले। ताली ताली ताली, एडम ने अपना पेट थपथपाया। खैर, आज रात मैंने और मेरी माँ ने एक बहुत बड़ा और चिकना लजानिया बनाया। ये जितना स्वादिष्ट था उतना ही पौष्टिक भी था। सिल्वाना ने कुछ नहीं कहा। वह घबराहट में अपनी उंगलियां घुमा रही थी, क्योंकि अब उसे नहीं पता था कि एडम को कॉफ़ी पीने के लिए कैसे राजी किया जाए। फिर इससे पहले कि सिल्वाना कोई योजना सोच पाती, एडम कुछ कदम आगे बढ़ गया और खुद को उसके करीब पाया। एडम की नीली आंखों में सिल्वाना की झलक थी, उनके बालों के सिरे एक दूसरे को छू रहे थे, मानो एक हो जाना चाहते हों। लगता है आपकी योजना विफल हो गई, एडम ने सख्ती से कहा। ऐसा लग रहा था कि सिल्वाना अपनी धृष्टता के लिए परिणाम की उम्मीद कर रही थी। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे ऐसे ही कर सकता हूँ, एडम ने धीरे से कहा। बिना एक क्षण भी बर्बाद किए एडम ने कप को अपने होठों के पास लाया और एक छोटा सा घूंट लिया। एक ही पल में उसका चेहरा इस तरह मुड़ गया और झुर्रीदार हो गया जैसे उसने अभी अभी पूरा नींबू खाया हो।
वह खांसकर अपनी कॉफ़ी थूकना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और आखिरकार अपनी कॉफ़ी खत्म कर ही ली। फफ हा 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 हा। सिल्वाना अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। एडम के चेहरे पर जो भाव थे, उन्हें देखकर वह कुछ देर तक हंसती रही, फिर अंततः शांत हो गई। अरे, इतने दिनों से मुझे इतना मज़ा नहीं आया। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। लेकिन इसका स्वाद कैसा है? सिल्वाना ने एडम की ओर देखते हुए पूछा, जिसने पहले ही कॉफ़ी का कप एक तरफ रख दिया था। अजीब बात यह थी कि उसकी निगाहें गहरी और विचारमग्न हो गईं। क्या मैंने कुछ गलत किया? सिल्वाना ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एडम को क्या हो गया है। उसे नहीं लगता था कि कॉफ़ी उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। यह अच्छी बात है कि हम मज़े कर रहे हैं और कॉफ़ी भी अच्छी है, लेकिन मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, एडम ने अलग से कहा। वह धीरे से मुड़ा और सिल्वाना की ओर देखने लगा। ऐसा लगता है जैसे हमने अपना स्थान बदल लिया है। मैंने कुछ मिनट पहले ये वाक्यांश कहा था और अब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। एडम ने सिल्वाना को गौर से देखा। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम अलग अलग परिस्थितियों में मिलें तो क्या होगा? एडम ने गहरी सांस ली। मुझे आश्चर्य है, अगर मैं तुम्हारा ऑपरेटर होता और तुम मेरे फैंटम होते, तो हमारा रिश्ता कैसे विकसित होता, जैसे अलेक्सिया का लुइस के साथ रिश्ता है। सिल्वाना का मुंह थोड़ा खुला रह गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे इस तरह का सवाल सुनने की उम्मीद नहीं थी और उसके पास कोई त्वरित उत्तर भी नहीं था। यह ऐसा था जैसे दूसरा रास्ता हमेशा के लिए खो गया हो, क्योंकि भाग्य ने तय कर लिया था कि उन्हें पहला रास्ता ही अपनाना चाहिए। डॉट डॉट डॉट। एडम और सिल्वाना के पास कोई विकल्प नहीं था। वे तब से साथ मिलकर काम करते थे जब से एडम फैंटम बन गया था। और जिसने ये सब घटित होने दिया था, जिसने एडम को नया जीवन देकर उनके भाग्य को प्रभावित किया था, अब वह देख रहा था कि एक विशेष रूप से चतुर राक्षस ने उसकी योजनाओं को बाधित कर दिया। रेडकोर वुल्फ ने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करके एक और राक्षस को मैदान में ला दिया। ये गारंटी थी कि ग्लारा हार जाएगी, लेकिन एडेन अपने नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करने वाला था। वह शैडो ऑफ द वुड्स और रेडकोर वुल्फ को घूरकर देखने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से उसके प्रयोग को बाधित करने का निर्णय लेने वाले वे दोनों पहले ही मर चुके थे। अगर हम जगह बदल लें तो क्या होगा? हाँ, तुम एक बहुत ही खराब ऑपरेटर बनोगे, सिल्वाना ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से कहा। एडम के चेहरे पर उलझन भरी झलक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिल्वाना एक लंबे विराम के बाद पहली बात यही कहेगी। लेकिन ये बात मेरे लिए भी लागू होती है। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह का फैंटम बनूंगा। आपको यहाँ जज होना चाहिए, आपको इसमें बहुत अनुभव है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपके जितना अच्छा कर सकता हूँ, खासकर इतने कम समय में। फिर सिल्वाना एडम के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो कभी नहीं होंगी। मैं हमेशा आपका ऑपरेटर रहूंगा और आप हमेशा मेरे फैंटम रहेंगे, सिल्वाना ने आत्मविश्वास से कहा। फिर उसके होठों के कोने ऊपर उठे, एक धूर्त मुस्कुराहट बनाते हुए उसने एडम के अंतिम शब्दों के बारे में सोचा। हालांकि मैं यह नहीं छिपाऊंगा कि भूमिकाएं बदलने का विचार काफ़ी दिलचस्प है। लुइस और अलेक्सिया एक साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं लुइस जितना धूर्त नहीं हूं और तुम अलेक्सिया जितने पागल और लापरवाह नहीं हो। हम ज़्यादा शांत हैं। एडम ने अपना सिर झुकाते हुए मुस्कुराया। जब अलेक्सिया और मैंने बेस्टियन रेडॉन का बचाव किया, तब हम एक ही कमरे में जागे। आप और लुइस पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ईमानदारी से बताओ, तुम अलेक्सिया से ईर्ष्या करती थी क्योंकि लुई ने उसकी हर इच्छा पूरी की? मैं तुमसे एक ऑपरेटर के तौर पर नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ अलेक्सिया की तुलना में लुई के साथ तुम्हारी समानता अधिक है, लेकिन एक महिला के तौर पर। सिल्वाना ने अपनी छोटी उंगली को दांत से काटा और एडम को अजीब नज़रों से देखा, जैसे उसने इस बारे में कई बार सोचा हो। हाँ, बिल्कुल हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका ऑपरेटर और फैंटम होने से कोई लेना देना है। ये बस एक अलग तरह का रिश्ता है। एडम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर वह आगे बढ़ा और बर्गर वाला बैग खोला। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें भूख नहीं है? एडम ने कंधे उचकाकर बैग से बर्गर निकाले। साम्राज्य पर नवीनतम जानकारी पढ़ें। कोई बात नहीं, मुझे तो बस कुछ खाने की इच्छा हुई। एडम ने तीनों बर्गर एक दूसरे के बगल में रखने से पहले शांति से जवाब दिया। फिर उन्होंने बर्गर की ओर इशारा किया और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, आगे बढ़ो, तुम एक बर्गर अपने लिए और एक मेरे लिए ले लो। सिल्वाना की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। जरूर, लेकिन सावधान रहें। सत्ता किसी को भी भ्रष्ट कर सकती है। आखिरकार ये केवल बर्गर ही है। एडम ने अपना हाथ हिलाया। हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन हर चीज़ हमेशा छोटे से शुरू होती है। सिल्वाना ने बर्गर की ओर देखने से पहले सिर हिलाया और एडम के शब्दों पर विचार करने लगी। डॉट डॉट डॉट। कदम कदम
कदम। रेडकोर वुल्फ और शैडो ऑफ द वुड्स धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही वे करीब पहुंचे ग्लारा पर हमला करने का इरादा किया। ग्लेरा ने घबराकर ग्लेडियस की ओर मुड़ते हुए सांस रोकी। सहज रूप से वह जानती थी कि इन राक्षसों से निपटना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। बेशक वह इस बारे में कुछ नहीं जानती थी कि ग्लेडियस कितना ताकतवर था, लेकिन इस जगह पर उसकी क्या स्थिति थी, इसे देखते हुए ये सरल तर्क था। तुम वहां क्यों खड़े हो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? जाहिर है प्रयोग वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था। ग्लेरा ने ग्लेडियस को घूरते हुए कहा, उसकी आंखों में उम्मीद थी कि वह उसे बचा लेगा। तथापि ग्लेडियस ने बस अपना सिर हिला दिया। मुझे खेद है प्रिय, लेकिन अगर मैं उनसे गंभीरता से लड़ना शुरू कर दूं, तो मैं उनके साथ साथ तुम्हारे जीन को भी नष्ट कर दूंगा। इससे पहले कि तुम्हें कुछ भी पता चले तुम बेहोश हो जाओगे। ग्लेरा उलझन में थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि ग्लेडियस किस बारे में बात कर रहा था। निश्चित रूप से उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह एक अन्य कारण से निष्क्रिय था। राक्षसों से निपटना उसके हाथ में नहीं था। हमें हस्तक्षेप करना होगा, है न? सानो ने एडेन की ओर अनिश्चित दृष्टि से देखते हुए पूछा। एडेन ने सिर हिलाया। वह स्पार्क सीकर के ग्लास क्रिस्टल के माध्यम से ग्लारा की स्थिति को देखता रहा। हाँ, लेकिन एम्पलीफायरों का उपयोग न करें। आपकी शक्तियां 2 व्हाइट थरेट राक्षसों से निपटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अब वह नेचुरल बॉर्न फैंटम नहीं बन सकती है, लेकिन उसके पास अभी भी आर्टिफिशियल वन बनने का मौका है। उसे बस रेडकोर वुल्फ को मारने और उसके जीन को अवशोषित करने की आवश्यकता है। एडेन ने अपना हाथ हल्का सा हिलाकर आदेश दिया। नट्टा और सानो ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। भले ही वे सेना में थे, फिर भी वे आम लोग थे, कोई भूत नहीं। हालांकि एक स्वतंत्र वैज्ञानिक के आविष्कारों की बदौलत अब नट्टा और सानो ग्लारा के साथ मिलकर रेडकोर वुल्फ और शैडो के खिलाफ लड़ने से नहीं डरते थे। क्रैकल। उन्होंने बड़े काले बक्से खोले जो वे पहले यहां लाए थे जब ग्लारा ने रेडकोर वुल्फ के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। एडेन को पता था कि चाहे वे कितने भी तैयार और सावधान क्यों न हो, चीजें हमेशा गलत हो सकती हैं। ऐसे मामलों के लिए बैकअप योजनाएं मौजूद थीं। नट्टा और सानो वह बैकअप योजना थे। काले बक्सों में एक्सोस्केलेटन रखे हुए थे। वे कुछ महीने पहले सेना को मिले पहले संस्करण से बहुत अलग थे। यह अभी भी एंड्रोमेडा एक्सोस्केलेटन था, लेकिन कोडनेम M03 के साथ। वे अधिक शक्तिशाली थे, सेना को अधिक ताकत देते थे, अधिक समय तक चलते थे, तथा विभिन्न स्थितियों के लिए उनमें कई प्रकार के मोड होते थे। ऐसे बाह्यकन काल में 2 या 3 अनुभवी सैन्य पुरुष एक नियमित श्वेत खतरा स्तर के राक्षस को हरा सकते हैं। लेकिन कौशल के मामले में सानो और नट्टो अनुभवी सैन्यकर्मियों से कहीं बेहतर थे, अन्यथा एडेन उन्हें अपने लिए काम नहीं करने देता। कुछ ही सेकंड में सानो और नट्टो ने अपने एक्सोस्केलेटन पहन लिए और फिर काले केस में उतर गए और 2 जोड़ी लड़ाकू दस्ताने निकाल लिए। ये उनके झूठे नेक्सस थे। उनमें मामूली मतभेद थे। सानो के दस्ताने थोड़े बड़े और भारी थे, जबकि नट्टा के दस्ताने लंबे और पतले थे। मिशन क्या है? सानो ने आखिरी कुछ सेकंडों में खिंचाव महसूस करते हुए पूछा। एडेन ने शैडो ऑफ द वुड्स की ओर इशारा किया। उसे मार डालो और रेडकोर वुल्फ को घायल कर दो। तुम्हारे जीन अब ग्लारा को नेचुरल बॉर्न फैंटम बनने की अनुमति नहीं देंगे। सानो ने सिर हिलाया। हमारे पास कितना समय है? एडेन ने ग्लारा की ओर देखा, जिसकी आंखें आसन मृत्यु के भय से भरी थीं। 1.5 मिनट, 80 सेकंड में प्रबंध करने की कोशिश करो, एडेन ने धीरे से कहा, उसकी हालत पर नजर रखते हुए। अच्छा, सानो ने जवाब दिया। इससे पहले कि वे दोनों कूद पड़ते, आत्मविश्वास से भरे और तालमेल में ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि दोनों ने रास्ते में कई लड़ाइयां लड़ी हों। क्रैकल। एडम ने अपना मुंह खोला और 3 पैटी वाले बर्गर से एक बढ़ाने वाला लिया। सिल्वाना ने उसे यह बर्गर देने का फैसला किया था क्योंकि वह जानती थी कि जितना ज्यादा मांस होगा एडम उतना ही संतुष्ट होगा। हालांकि उसके पास ऐसा करने का एक और कारण था, वह ब्लू चीज और एक्स्ट्रा फ्राइड बेकन वाला बर्गर खाना चाहती थी। उसके लिए ये तीनों में से सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला बर्गर था। तुम क्या सोचते हो? सिल्वाना ने एडम की ओर देखते हुए पूछा, जो संतुष्ट चेहरे के साथ अपना बर्गर खा रहा था। यद्यपि इस बर्गर की मुख्य विशेषता 3 पैटीज थीं, इसमें पनीर और सॉस भी था और मांस स्वयं रसदार और वसायुक्त था, इसलिए यह बर्गर निश्चित रूप से सूखा नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ये बर्गर आज मैंने जो लजानिया खाया था उससे अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया है। एडम ने दूसरा निवाला खाने से पहले सिर हिलाया। सिल्वाना ने स्वयं अपना बर्गर चखने से पहले मुस्कुराए। उसने एडम की तुलना में अधिक सावधानी से खाना खाया, लापरवाही न बरतने की कोशिश की और छोटे छोटे निवाले लिए ताकि वह सब कुछ जल्दी जल्दी न खा ले। आपको ये जगह कहाँ मिली? क्या किसी ने आपको इसकी सिफारिश की थी? एडम ने सिल्वाना की ओर देखते हुए पूछा, फिर उसने अपने आधे खाए हुए बर्गर पर नजर डाली। सिल्वाना ने अपना सिर हिलाया। आपको पता होगा कि मैंने इस पर कितना समय बिताया है। मैं ऐसी जगह से खाना मंगवाकर नहीं ला सकता जिसका नज़ारा मुझे पसंद हो। एम्पायर में नई दुनिया की खोज करें।
एडम ने असमंजस में अपनी भौं उठाई। तो फिर आप ये कैसे करते हैं? सिल्वाना ने जवाब देने से पहले कड़वी मुस्कान दी। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ घंटे ये तय करने में बिताता हूँ कि मुझे क्या खाना है। फिर मैं कुछ उम्मीदवारों का चयन करता हूँ और प्रत्येक के बारे में जितना संभव हो उतना सीखता हूँ। मेनू, समीक्षाएं, इतिहास, स्थान इत्यादि। सिल्वाना ने आगे कहा, मैं केवल तभी ऑर्डर देता हूँ जब मैं हर चीज़ से संतुष्ट हूँ। एडम कुछ देर तक उसे देखता रहा। वह एक साधारण से मामले में इतनी तत्परता देखकर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। अरे, मेरे पास इसके लिए धैर्य नहीं है। मैं तो बस वही जगह चुनूंगा जो मुझे अपने मेनू और विज्ञापन से आकर्षित करे। बस इतना ही मायने रखता है कि उसका स्वाद अच्छा हो, क्या आपको नहीं लगता? एडम ने अगला निवाला खाने से पहले कहा। सिल्वाना ने सिर हिलाया। जरूर, मैं इसे किसी और तरीके से नहीं कर सकता। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि अगर मैं ऑर्डर करूँ तो मुझे अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले। मैं गलती करने से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मैं उस संभावना को कम कर रहा हूँ। फिर सिल्वाना ने अपने बर्गर से एक और छोटा सा निवाला लिया। मैं शायद ही कभी बाहर से खाना मंगवाता हूँ, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और काफ़ी महंगा भी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये दुर्लभ अवसर हाथ से निकल जाए। एडम ने सिल्वाना की बात ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि उसकी बातें सही थीं। हालांकि वे खाने के बारे में बात कर रहे थे, सिल्वाना की पसंद का तरीका जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी लागू किया जा सकता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता था, लेकिन यदि आगे कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही हो तो सिल्वाना की विधि सबसे प्रभावी थी। हालांकि एडम को लगा कि सिल्वाना भोजन वितरण के विकल्प को बहुत गंभीरता से ले रही है और उसे एक विचार सूझा कि कैसे उसका मन शांत किया जाए। टैप टैप टैप। एडम ने अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर अपनी उंगली तेजी से घुमाने लगा, मानो वह कुछ ढूंढ रहा हो। तुम क्या कर रहे हो? सिल्वाना ने पूछा। वह थोड़ी उलझन में थी। एडम ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। कोई गंभीर बात नहीं है, बस 1 घंटे में कुछ कुरियर हमारे दरवाजे के सामने आएंगे। सिल्वाना की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? सिल्वाना को कुछ अनुमान थे, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि एडम ने ऐसा किया है, जब तक कि उसने उसे अपना फ़ोन नहीं दिखाया। स्क्रीन पर बर्गर परोसने वाले सबसे लोकप्रिय स्थानों से आए ऑर्डर भरे पड़े थे, इसलिए जल्द ही थर्ड रिंग के इस क्षेत्र के सबसे अच्छे बर्गर उनकी मेज पर होंगे। सिल्वाना ने गले में कुछ अटकाकर कहा कि यह तो पहले से ही अपरिहार्य था। बेशक, ऑर्डर अभी भी रद्द किए जा सकते थे, लेकिन एडम स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं करने वाला था। अच्छा, लगता है कल मेरा लेटकर आराम करना बंद हो जाएगा। मुझे तुरंत जिम जाना है, खासतौर पर इस तरह के डिनर के बाद। सिल्वाना ने मन ही मन बुदबुदाया। उस समय वह एडम के कार्यों से परेशान या उसके खिलाफ नहीं थी। उसने बस इसकी उम्मीद नहीं की थी, बल्कि वह ये जानना चाहती थी कि क्या उसका निर्णय सही था या कहीं और इससे बेहतर बर्गर उपलब्ध हैं। फिर सिल्वाना के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी और उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। मैंने हमारे लिए बर्गर चुने और उसने बस कुछ दर्जन ऑर्डर किए, जिससे मेरे पास उन सभी को आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। खैर, ये दिलचस्प होने वाला है। सिल्वाना ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी छोटी उंगली को काट लिया। कदम। सानो और नट्टा मंच से नीचे कूद पड़े और एक पल में ही उन्होंने स्वयं को ग्लारा के पास पाया, जो भ्रमित थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। रुको, क्या तुम भी लड़ने जा रहे हो? ग्लारा ने उनके असामान्य कवच की जांच करते हुए कहा। सानो ने सिर हिलाया, अपनी मुट्ठियों को एक दूसरे पर पटकते हुए। चिंगारियां बाहर की ओर निकल रही थीं। हाँ, हम शैडो ऑफ द वुड्स करेंगे। अरे, नाम बहुत लंबा है, बस शैडो। तुम रेडकोर वुल्फ के खिलाफ लड़ते रहो। तुम अभी भी अपने भाई की तरह फैंटम बन सकते हो। सानो ने आगे बढ़ने से पहले आत्मविश्वास से कहा। ग्लारा की निगाहें गहरी हो गईं। उसे अपने शब्दों में छिपे अर्थ का एहसास हुआ, क्योंकि उसका भाई एक आर्टिफिशियल बॉर्न फैंटम था, जिसका मतलब था कि अब यह उसकी अधिकतम सीमा थी। नट्टा की हथेली उसके कंधे पर पड़ी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेत होना मरने से कई गुना बेहतर है ना? ग्लेरा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि कोड भी अभी भी प्रभावी है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। नट्टा ने उसे याद दिलाया। आगे बढ़ो, तुम्हारे पास केवल 80 सेकंड बचे हैं। सानो और मैं 70 सेकंड में अपना काम पूरा करने की कोशिश करेंगे और अंत में तुम्हारी मदद करेंगे। फिर बिना किसी देरी के नट्टा आगे बढ़ी। उसने और सानो ने पहले ही स्थिति का मूल्यांकन करने और ग्लारा का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ सेकंड का समय लिया था। वे अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। छाया ने सानो और नट्टा को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। राक्षस को उनसे प्रेतों की तरह शक्तिशाली आभा महसूस नहीं हुई, लेकिन वह देख सकता था कि वे साधारण मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। जल्द ही शैडो को एहसास हुआ कि यह उनके उपकरण और बाह्यकंकाल ही थे जो उनके जीन को प्रभावित करते थे, उनके साथ अंतःक्रिया करते थे, क्योंकि वे आंशिक रूप से उन्हीं से बने थे।
इसका मतलब ये था कि अपने कौशल और प्रयासों के बावजूद नट्टा और सानो एक्सोस्केलेटन और फाल्स नेक्सस का उपयोग करके राक्षस को मारने पर भी फैंटम नहीं बन सकते थे। निश्चित रूप से यदि वे राक्षस को बिना उपकरण के मार देते, जिसमें केवल उनके जीन और राक्षस ही शामिल होते, तो वे नेचुरल बॉर्न फैंटम बन जाते। लेकिन उस स्थिति में उनकी लड़ाई का नतीजा अज्ञात होगा। न तो उनके कौशल, न ही कोड डी का उनका संभावित उपयोग, न ही उनका अनुभव उन्हें इस बात की गारंटी देता है कि एक बनाम एक लड़ाई में वे राक्षस को मार देंगे और फैंटम बन जाएंगे। आखिरकार एक्सोस्केलेटन और फाल्स नेक्सस ने अनुभवी लड़ाकों को बहुत अधिक लाभ दिया। हुश! सानो छाया की ओर कूद पड़ी और अपनी शक्तिशाली मुट्ठियों से सीधे उसके सिर पर प्रहार किया, जो तीखी कांटों वाली शाखाओं से ढका हुआ था। उसी समय नट्टा पीछे से राक्षस के पास पहुंचा। ठीक है, मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ग्लारा ने रेड कोर वुल्फ को घूरते हुए कहा, जो पूरे समय उसे घूर रहा था। छाया उसकी सहायता के लिए आई थी, लेकिन ग्लारा के पास भी सहयोगी थे जो उसके साथ शामिल हो गए। इसने रेड कोर वुल्फ को मुश्किल स्थिति में डाल दिया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। राक्षस ऐसा नहीं करते। हमें चुनने के लिए धन्यवाद। ये रहा आपका ऑर्डर। अपने भोजन का आनंद लें। आशा करते हैं कि आपको आनंद आया। हमसे फिर से ऑर्डर करें। हमारे नियमित ग्राहकों को 5% की छूट मिलती है। हर 5 से 10 मिनट में सिल्वाना के दरवाजे पर कुरियर आते थे। वे सभी एक ही काम कर रहे थे, उसके घर बर्गर लाना और भी बहुत कुछ, साथ ही साथ पीने के लिए कुछ सोडा भी। लगभग 1 घंटे बाद जब आखिरी कुरियर सबसे लंबा ऑर्डर देकर चला गया, तो सिल्वाना ने दरवाजा बंद कर लिया और गहरी सांस ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। यह ऐसी चीज़ है जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरे, हमने 1 घंटे तक कुरियर का सहारा लिया। एडम ने इस पर कितना पैसा खर्च किया? ये बहुत लापरवाही है। लेकिन सिल्वाना ने रसोई की ओर मुड़ने से पहले बुदबुदाया। मेज़ पर कागज़ के डिब्बों का एक पूरा पहाड़ था, हर एक के अंदर एक बर्गर था। स्वाद, आकार और रेसिपी सब अलग अलग थे, या कम से कम एक विचार तो था। एडम ने सावधानीपूर्वक बर्गरों को एक टाव में रखा। उसने उसे यथासंभव ऊंचा और स्थिर बनाने का प्रयास किया। हा, धिक्कार है एडम, तुम एक बच्चे की तरह हो। तुम भोजन के साथ नहीं खेल सकते। सिल्वाना ने अपने हाथों को अपनी बगल में रखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में कुछ हद तक खुशी थी और कुछ हद तक कठोरता। एडम ने कंधे उचकाए और उसे भ्रमित भाव से देखा, जैसे उसे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। अरे, ऐसा मत कहो कि मैं खाने का सम्मान नहीं करता। एडम ने हल्के से भौहें सिकुड़ते हुए हाथ हिलाया। मैं झुग्गी झोपड़ियों से हूँ, तुम्हें पता है। अगर कुछ खाने लायक होता तो हम उसे खा लेते। अगर मुझे कभी रोटी का एक टुकड़ा भी फेंकना पड़े तो मैं 1 हफ्ते तक उदास रहूंगा। सिल्वाना अचंभित रह गई। उसने एडम से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी और उसे थोड़ा दोषी भी महसूस हुआ। इससे भी महत्वपूर्ण बात, एडम ने अपने द्वारा बनाए गए टॉवर पर नज़र डाली। मैं बर्गर नहीं, बल्कि डिब्बे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है, खाया जाना। सिल्वाना ने चेहरे पर अनिश्चित मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अच्छा, तो क्या हमारे पास ऑर्डर किए गए बर्गर की सूची है? मैं पहले कुछ अनोखा आजमाना चाहूँगा। एडम ने सिर हिलाया और उसे अपना फ़ोन थमा दिया। कुछ सेकंड के बाद सिल्वाना की नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। जिस जगह से उसने पहले बर्गर ऑर्डर किया था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ब्लैक बन, अचार वाली खट्टी चेरी, ब्लू चीज़, हार्ड चीज़, वाइट सॉस, ताज़ा सलाद और डबल पैटी वाला बर्गर। सिल्वाना ने लार टपकाते हुए कहा। जाहिर है, यह कोई मानक नुस्खा नहीं था, लेकिन इसे सबसे शानदार कहना भी सही नहीं होगा। ये दिलचस्प होते हुए भी बीच का कुछ था, खासकर सिल्वाना के लिए जिसने कभी ऐसा कुछ नहीं आजमाया था। वैसे उसके लिए भी इस तरह की फीलिंग वाले बर्गर नए होंगे, लेकिन अभी उसका ध्यान इस पर नहीं था। वह बर्गर और उनके स्वाद के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि सिल्वाना को अच्छा महसूस कराने और अच्छा समय बिताने के बारे में सोच रहा था। इतने शुद्ध इरादों के साथ एडम ने अभी तक इससे निपटा नहीं था, लेकिन इससे उसके अंदर एक सुखद, अतुलनीय गर्मजोशी जागृत हो गई। उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान आ गई, जिसने उसके मन को एक उज्ज्वल प्रकाश से स्वच्छ कर दिया। प्रकाश का एक विपरीत था, अंधकार, और अभी अंधकार का सामना 2 साधारण मनुष्यों से था, जो बाह्य कंकाल में थे और झूठे नेक्सस से लैस थे। बम 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 बम। सानो ने शैडो पर बेरहमी से हमला किया, अपनी शक्तिशाली मुट्ठियों से उसके कांटों को तोड़ दिया। वह सक्रिय और क्रूर थी, कम समय में जितना संभव हो सके उतने वार करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाह्यकंकाल के कुछ हिस्सों से भाप निकल रही थी, क्योंकि वह एक ऐसे मोड का उपयोग कर रही थी जो उसे तेजी से चलने में सक्षम बनाता था। नट्टा की रणनीति अलग थी, लेकिन ये सब उनकी सोची समझी टीमवर्क का हिस्सा था। वे जानते थे कि शैडो की रक्षा कमजोर थी, लेकिन उसकी गति और सजगता अच्छी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शैडो में खतरनाक क्षमताएं और घातक हमले थे। कांपना, कांपना, कांपना। नट्टा के बाह्यकंकाल में ऊर्जा से भरी नीली रेखाएं दौड़ रही थीं।
यह मोड उसे सानो की तरह तेज नहीं करता था या उसे अपने दुश्मन पर वार की बौछार करने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन यह विनाश लाने में सक्षम था। ऊर्जा उसके दस्तानों की ओर बढ़ी, एक छोटे से स्थान पर केंद्रित हो गई। ये खतरनाक था। एक बिंदु पर महान शक्ति के लिए नट्टा अस्थायी रूप से अपने एक्सोस्केलेटन के अन्य लाभों का त्याग कर रही थी, लेकिन उसने अपने साथी पर पूरी तरह से भरोसा किया। नट्टा ने सानो की ओर देखा, जो जितनी तेजी से हो सकता था छाया पर हमला कर रही थी। अच्छा, मुझे लगता है कि हम इसे 70 सेकंड से भी कम समय में कर सकते हैं। सैन्य विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे राक्षसों से लड़ने का अवसर केवल कुछ ही बार मिला है। नट्टा ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचा और फिर छाया की पीठ के ठीक बगल में खड़ी हो गई। घुमावदार और लंबा राक्षस का शरीर उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा था, साथ ही आपस में जुड़ी हुई नुकीली शाखाओं की घनी परतें भी। उस समय कोई एक्सोस्केलेटन नहीं थे, कम से कम सेना ने अभी तक उन्हें आधिकारिक तौर पर सेवा में नहीं लिया था। नट्टा ने अपनी बाहें फैला दी, उसका बायां हाथ उसकी कलाई को पकड़े हुए था और उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली खोली हुई थी, जैसे कि वह तोप से गोली चलाने के लिए तैयार हो। लेकिन एक बार जब मैंने उस कमीने के लिए काम करना शुरू किया तो हम हर बार लड़ते रहे और किसी को मारते रहे। ये हमेशा राक्षस नहीं होता, लेकिन इससे विविधता और रुचि बढ़ती है। बकवास, मुझे यहाँ काम करना बहुत पसंद है, इस कमबख्त जगह पर। फिर नट्टा का शांत भाव गायब हो गया, वह मुखौटा जैसा हो गया जो उसने हमेशा पहना हुआ था। एक पागल मुस्कान और खून की प्यास से भरी निगाहें दिखाई दीं। साम्राज्य के माध्यम से जुड़े रहें। कांपना, कांपना, कांपना। जैसे ही ऊर्जा अपने चरम पर पहुंची, उसका दाहिना हाथ कांपने लगा। एक छोटे से तारे जैसी चमकीली नीली चमक उसकी हथेली के सामने प्रकट हुई और फिर फूट पड़ी, जिससे एक क्षण के लिए पूरा कक्ष प्रकाशित हो गया। एडन ने सानो और नट्टा की हरकतों का मूल्यांकन करते हुए हल्का सा सिर हिलाया। वे दोनों गलतियां करते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान वे आम लोगों में सबसे अच्छे हैं। खैर, अगर वे यहाँ नहीं पहुंचते तो वे अपनी आंतरिक इच्छाओं के कारण अब तक निश्चित रूप से कैद हो चुके होते। एडेन ने विचार करते हुए देखा कि नीला गोला एक गिरते हुए धूमकेतु की तरह एक ही पल में शैडो की पीठ तक पहुंच गया और फिर एक विस्फोट में फैल गया, जिससे उसकी सारी ऊर्जा निकल गई। ये हमला इतनी ताकतवर थी कि इसकी तुलना उन विशाल तोपों से की जा सकती थी जो एक श्वेत खतरे वाले राक्षस को भी आसानी से गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। बस, मैं इसे और नहीं सह सकता। अगर मैंने एक और निवाला खाया तो मैं मर जाऊंगा। सिल्वाना ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए गहरी सांस ली। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसने इतना ज्यादा कब खाया था। ऑपरेटर अकादमी में उन्हें सिखाया गया कि ऑपरेटरों को हमेशा अच्छा और साफ दिखना चाहिए, उन्हें अपने फैंटम की स्थिति के अनुरूप आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से फिट होना चाहिए। निश्चित रूप से सभी ऑपरेटर इस नियम का पालन नहीं करते थे, लेकिन अधिकांश को एहसास था कि यह न केवल स्थिति के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उनके साथी के प्रति सम्मान का प्रदर्शन भी था। सिल्वाना ने अपने प्रति तथा अपने कार्य निष्पादन के प्रति सख्ती बरतते हुए यथासंभव अच्छा दिखने की कोशिश की। उसका सबसे बुरा सपना यह था कि कोई एडम से कहे कि उसका ऑपरेटर अनुपयुक्त दिखता है। ये बात न केवल कपड़ों, बालों या मेकअप पर लागू होती है, बल्कि शारीरिक स्थिति पर भी लागू होती है, चाहे ऑपरेटर महिला हो या पुरुष। तो शाम को कुछ वसायुक्त बर्गर, स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो सिल्वाना को अपना शरीर अच्छे आकार में रखने में मदद कर सके। क्रैकल, एडम ने एक बड़ा निवाला खाया और एक और नए स्वाद का आनंद लिया। यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। भले ही उनका वजन कुछ अतिरिक्त किलोग्राम बढ़ जाए, कुछ प्रशिक्षण दिनों या एक मिशन से उनकी इतनी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी कि वे कुछ ही समय में आकार में आ जाएंगे। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि तुमने इतना खा लिया। सच कहूं तो मुझे लगा था कि तुम तीसरे के बाद हार मान लोगे। एडम ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। लगता है तुम्हें ये सब उम्मीद से ज्यादा पसंद आया। हाँ, हम सभी को अच्छा खाना पसंद होता है न? एडम ने सिल्वाना की ओर एक नज़र डालते हुए मुस्कुराया। सिल्वाना शर्मिंदा हो गई, उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने शर्माते हुए दूसरी ओर देखा। मैं तुम्हें किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, और अगर मैंने कुछ नहीं खाया होता तो यह अशिष्टता होती और खाना खराब हो जाता। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। सिल्वाना ने अपनी हरकतों के बारे में बताया, लेकिन वह बात विश्वसनीय नहीं लगी, खासकर एडम को, जो जानता था कि सिल्वाना कब झूठ बोल रही थी। जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि आप बस खाना चाहते थे और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते थे। सिल्वाना ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वह बस चुप रही, ये दिखाने की कोशिश करती रही कि यह सच नहीं है। एडम ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। खैर, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम सही हो, अगर तुम कुछ भी कोशिश नहीं करोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। आखिरकार, अगर तुम नहीं होते तो मैं यह नहीं करता और मेरी शाम इतनी दिलचस्प नहीं होती। एडम के अंतिम शब्दों से सिल्वाना और भी अधिक शर्मा गई और उसकी नज़रों से नज़र मिलाने में झिझकते हुए उसने मुंह फेर लिया। क्या एडम ने इस बात पर ध्यान दिया? नहीं,
वह अपने सामने रखे बर्गर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और सोच रहा था कि अगले बर्गर पर कैसे आगे बढ़ना है। हालांकि उसके शब्द ईमानदार थे, वह बस वही कह रहा था जो वह महसूस कर रहा था और जो उसने सोचा था। उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी ईमानदारी को सिल्वाना ने कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया था। एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। कुछ मिनटों के बाद सिल्वाना ने गहरी सांस ली और एडम की ओर देखा। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? सिल्वाना ने पूछा। वे 2 दिनों से आराम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि यह बहुत लंबा समय था, लेकिन अगर एडम काम पर वापस जाने के लिए तैयार था तो सिल्वाना निश्चित रूप से उसका समर्थन करेगी, जैसा कि वह हमेशा करती थी। एडम ने कंधे उचकाए। मुझे यकीन नहीं है। सच कहूं तो मुझे अभी तक अपनी योजनाओं पर ठीक से विचार करने का समय नहीं मिला है। फिर एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। मैं शायद कुछ और दिन की छुट्टी लूंगा, हम इसके हकदार हैं। फिर डेमियन ने मुझे ट्रॉन के साथ अभ्यास करने की सलाह दी। मुझे यकीन है कि यह जितना कठिन है उतना ही उपयोगी भी होगा। सिल्वाना ने सिर हिलाया। जरूर, जैसे ही तुम कहोगे कि तुम तैयार हो, मैं उसके ऑपरेटर से संपर्क करूंगा। लेकिन एडम, तुम्हें याद है कि K2 फैंटम बनने का तुम्हारा एक और उद्देश्य था, है ना? और उसका डेमियन से भी संबंध है। एडम ने कुछ बार पलकें झपकाईं। वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि सिल्वाना किस बारे में बात कर रही थी, और जल्द ही उसे एहसास हो गया। ओह, आप लोअर रिंग और ब्लैक स्वान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? एडेन हैंक, एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी निगाहें गहरी होती गईं। हाँ, डेमियन ने कहा कि जब तक मैं K2 फैंटम नहीं बन जाता तब तक मुझे लोअर रिंग में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत कमज़ोर था, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। एडम ने धीमी, विचारमग्न आवाज़ में कहा। मैग्नस से मिलकर मुझे पता चला कि स्वतंत्र वैज्ञानिक अद्वितीय और अजीब लोग होते हैं। पहले तो मैं चाहता था कि एडेन हैंक को उसके किए की सज़ा मिले, लेकिन मुझे जल्दी ही पता चल गया कि उसके दर्जे के व्यक्ति को अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सेकंड के लिए शांति छा गई। सिल्वाना ने एडम को बीच में नहीं रोका, जिससे उसे अपने विचार समेटने का समय मिल गया। फिर, विशेष रूप से डार्क फैंटम्स के साथ मेरी पहली मुठभेड़ के बाद, मुझमें उसे मारने की इच्छा करने के लिए पर्याप्त दृढ़ संकल्प था। आखिरकार उसने मुझे लगभग मरने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरे बचने की बहुत कम संभावना थी, और मैं सिर्फ भाग्यशाली था। सिल्वाना ने सांस रोककर कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि एडम कैसे एक प्रेत बन गया था। प्रत्येक नेचुरल बॉर्न फैंटम की स्थिति अलग थी, कठिन और क्रूर, लेकिन वे सभी जीवित रहने में कामयाब रहे। लेकिन किसी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे उन सभी लोगों का केवल एक छोटा सा हिस्सा थे जो संभावित प्राकृतिक रूप से जन्मे प्रेत थे, क्योंकि अगर कोई प्रेत नहीं बनता तो इसका मतलब था कि वह मर गया, कोई अन्य परिणाम नहीं था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि एडेन हैंक के साथ क्या करना है। इस पर अंतिम निर्णय लेने से पहले मैं पहले उसके इरादों और वह क्या कर रहा है, ये जानना चाहता हूँ। एडम ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया। सिल्वाना ने उसे गौर से देखा। चमत्कार वेधशाला में घटित घटनाओं को याद करते हुए उन्होंने एडम को बहुत प्रभावित किया। ये किसी स्वतंत्र वैज्ञानिक से उसकी पहली और अब तक की एकमात्र मुलाकात थी। उसे अभी तक इसका पता नहीं था, लेकिन वह जल्द ही किसी और से मिलने वाला था। यह मैग्नस और नेसा की वजह से है ना? सिल्वाना ने सुझाव दिया। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। मुझे ऐसा ही लगता है। अगर मुझे उनके काम और उनके और नेसा के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती तो मैं सोचता कि वह एक असली राक्षस थे। एडम ने आगे कहा। निश्चित रूप से वह एक अच्छे आदमी से कोसों दूर है, लेकिन मैं अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उसे और उसके इरादों को समझने की बात कर रही हूँ। और जब मैंने उन लड़कियों को समूह में देखा तो मेरा गुस्सा जो उमड़ पड़ा था वह गायब हो गया। सिल्वाना ने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमाईं और फिर एडम के पास जाकर उसके बगल में बैठ गई तथा उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह देख सकती थी कि एडम का मन संदेह से भरा हुआ था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत। इसके अलावा उसके पास सीमित जानकारी थी और वह अपनी नैतिकता की स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझता था। वह अब झुग्गी झोपड़ियों का लड़का नहीं था जो मैग्नस को बुराई का अवतार मानता था और अपराधियों के लिए मौत की बजाय सजा की मांग करता था। उस क्षण से अब तक बहुत कुछ बदल चुका था, उसकी शक्तियों और दिमाग दोनों में। चिंता मत करो, तुम्हें फिर से कामों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। जितना समय चाहिए उतना समय लो। इसके अलावा मुझे यकीन है कि जल्द ही तुम्हारे पास करने के लिए और भी काम होंगे। फैंटम कभी बोर नहीं होते। एडम केवल कड़वाहट से मुस्कुराया, अपने कंधे पर सिल्वाना के हाथ की गर्माहट और उससे निकलने वाली शांतिदायक आभा को महसूस किया जो केवल उसके लिए थी। ... जहां एक स्थान पर शांति और सन्नाटा था, वहीं दूसरी जगह ऐसा लग रहा था कि ऐसी बातें तो सुनी ही नहीं जाती। कांपना, कांपना, कांपना। एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट के बाद पूरा कमरा हिल गया, जिससे एक क्षण के लिए पूरा स्थान प्रकाशित हो गया। RRRRRRRRTTTTT।
एक ही पल में अंधेरे की आड़ में छाया से एक भयानक दर्दनाक दहाड़ निकली। फिर सभी ने नट्टा के हमले के बाद की स्थिति और उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कुराहट देखी। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, एक ठंडे तारे की लपटों की तरह चमकदार नीले विस्फोट ने सूखी शाखाओं को आसानी से नष्ट कर दिया। टूटे हुए कांटे किनारों पर उड़ गए और शैडो की गर्म दर्द से भरी लाल आंखों के सामने से गुजर गए। अंधेरे में पहुंचकर विस्फोट ने राक्षस के दुबले शरीर तक पहुंचने से पहले उसे एक पवित्र प्रकाश की तरह जला दिया, उसकी खुरदरी त्वचा और असंख्य पतली हड्डियों को एक अजेय शक्ति के रूप में तोड़ दिया। हुश, गोले से बची हुई ऊर्जा आगे की ओर बह गई, जो कि पूर्व शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश थी। एक पतली नीली किरण सानो के कंधे के ऊपर से उड़ी, उसके बालों को हिलाती हुई दीवार से टकराए और एक काला धब्बा छोड़ गई। टपक टपक टपक, खून की काली बूंदें नीचे की ओर लुढ़कती हुई स्टील के फर्श से टकराने लगीं। जल्दी ही पोखर बन गए, जिनमें छाया और उसके आधे धड़ के बराबर आकार का अर्धगोलाकार घाव दिखाई देने लगा। ग्लारा ने छाया की हालत पर एक त्वरित नज़र डाली और गला साफ किया। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि नट्टा का अकेला हमला ही इतना भयानक घाव देने के लिए काफ़ी था। RRRRTTTTT। छाया ने नट्टा की ओर देखने से पहले सांप की तरह फुफकारने की आवाज़ निकाली। वह उसे अपनी घृणा से भरी आग भरी निगाहों से जला देना चाहता था। नट्टा ने एक गहरी सांस ली और फिर एक कदम पीछे हटकर अपने दाहिने कंधे को पकड़ लिया। उसका दाहिना हाथ ढीला पड़ गया और थोड़ा सा इधर उधर लटकने लगा। अरे, मैं हर बार भूल जाता हूं कि इसकी कीमत क्या होगी। नट्टा ने अपनी दाहिनी बांह की ओर देखते हुए कड़वी मुस्कान बिखेरी। वह कई जगह से टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि शैडो के लिए नट्टा से उसके किए का बदला लेने का यह एकदम सही मौका था। लेकिन दो विशाल लड़ाकू दस्ताने पहने एक छायाचित्र पहले से ही उसके पीछे था, जो नट्टा द्वारा शुरू किए गए कार्य को पूरा करने वाला था। अरे, उसकी तरफ देखना बंद करो, मुझ पर भी थोड़ा ध्यान दो, सानो ने चिल्लाते हुए कहा और फिर अपनी मुट्ठियों से शैडो की पीठ पर प्रहार करते हुए राक्षस को जमीन पर गिरा दिया। फिर इससे पहले कि शैडो कुछ कर पाती, सानो ने अपनी मुट्ठियां जोर से अलग कर लीं और उसके दस्ताने हिलने लगे और लाल रेखाओं से भर गए। हाँ, मैं तुम्हें इस मंजिल पर छापने जा रहा हूँ। तुम इस जगह की सजावट बनने जा रहे हो, सानो ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, छाया को अपने शिकार के रूप में देखते हुए। कांपना कांपना कांपना, सानो के दस्ताने तेजी से कांप रहे थे, जिससे उसके हाथ और फिर उसका पूरा शरीर हिलने लगा। वह चिंतित नहीं थी, क्योंकि यह उसके हमले का हिस्सा था जिसके द्वारा वह छाया का जीवन समाप्त करने जा रही थी। छाया ने अपना सिर एक अजीब कोण पर घुमाया और अपने ऊपर खड़े ऊंचे सानो को गौर से देखने लगा। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, बहुत सी शाखाएं कांपती हुई सानो की ओर बढ़ रही थीं और अपने तीखे कांटों से उसे छेदने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन सानो पीछे हटने वाला नहीं था। बम बम बम, उसकी मुट्ठियां छाया पर बरस रही थीं, हर सेकंड कई वार कर रही थीं। वह बस अपने नीचे बेतरतीब बिंदुओं पर हमला कर रही थी, उसका कोई खास लक्ष्य नहीं था। सानो का काम अपने लड़ाकू दस्तानों और तेज प्रहारों से अपने नीचे की हर चीज को नष्ट करना था, जब तक कि उसके बाह्यकंकाल और FN में अभी भी पर्याप्त ऊर्जा थी। विशाल दस्तानों ने शाखाओं को तोड़कर उन्हें टुकड़ों में बदल दिया और शैडो को सानो पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ने दिया। नट्टा के हमले के बाद शैडो बुरी तरह घायल हो गया था, उसका आधा धड़ गायब था, इसलिए उसके पास बहुत कम विकल्प थे। वह खून बहने से रोकने और खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी कुछ ताकत लगा रहा था। अगर वे डेडलैंड्स में मिलते और शैडो के खिलाफ सिर्फ नट्टा होता, तो शैडो निश्चित रूप से नहीं मरता। सबसे अच्छी स्थिति में वह नट्टा को मारकर खा जाता और सबसे बुरी स्थिति में वह बस भाग जाता, लेकिन मौत का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वे मृत भूमि में नहीं थे, भागने के लिए कोई जगह नहीं थी और नट्टा अकेली नहीं थी। बम बम बम, 10 सेकंड तक लगातार प्रहार के बाद सानो ने छाया की छाती पर लगी शाखाओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा खुरदरी त्वचा और हड्डियों के पीछे केवल अंधकार ही छोड़ दिया। छाया ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। सानो के वार अभ्यासपूर्ण, त्वरित और सटीक थे, जिससे राक्षस को सोचने और ये तय करने के लिए आधा सेकंड भी नहीं मिला कि इस घातक स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। नट्टा ये दृश्य देखकर मुस्कुराए। फिर उसने अपनी बेल्ट में हाथ डाला और एक प्लेट खोली जिसमें लाल तरल से भरी 3 लोहे की सिरिंजें छुपी थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के नट्टा ने सीधे उसके दाहिने कंधे में सिरिंज लगा दी। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया और उसकी नसें फूल गईं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वह होश में आए और उसने गहरी सांस ली। ये बहुत बेहतर है। नट्टा ने अपने दाहिने हाथ को घुमाने से पहले थोड़ा मुस्कुराया, उसे सीधा किया, सभी जोड़ों और हड्डियों को वापस अपनी जगह पर रखा। उसका हाथ सिर्फ 10 सेकंड पहले टूटा था, लेकिन अब ये ठीक था जैसे कि उसे कोई घाव नहीं हुआ था। उसी समय नट्टा को एक शक्तिशाली दबाव और किसी की नज़र महसूस हुई। ये स्पष्ट रूप से छाया की ओर से नहीं आ रहा था, जिसके पास जीने के लिए केवल कुछ सेकंड ही बचे थे, क्योंकि सानो तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक कि राक्षस का कुछ भी शेष न रह जाए।
नट्टा ने तुरंत खतरे के स्रोत को पहचान लिया और अपना सिर ऊपर की ओर करके एडेन की नज़र से नज़र मिलाई। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन इससे मामला और भी डरावना हो गया। ओह, मैंने सोचा कि हम उपचारात्मक सीरिंज का उपयोग कर सकते हैं। नट्टा ने अपने सिर के पीछे अजीब तरीके से खरोंच कर खुद को बहाने की कोशिश की, हालांकि वह जानती थी कि एडेन को यह पसंद नहीं था जब वे युद्ध के उपकरण बर्बाद करते थे जब तक कि यह आवश्यक न हो। नट्टा ने अपने होंठ काटे। अरे, लगता है इससे मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी, लेकिन ये पहली बार नहीं होगा। नट्टा ने मन ही मन अपना सिर हिलाया, ये समझते हुए कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो उसे एडेन से पहले जवाब देना होगा। बम बम बम, आरारारारार है। छाया ने एक अजीब सी घरघराहट की। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि वह अपनी शाखाओं को जमीन में दबा रहा था ताकि वह उस ओर उठ सके। लेकिन एक सेकंड बाद उस पर वारों की बौछार हुई, जिससे वह स्टील के फर्श पर जा गिरा। मरो 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 मरो, सानो ने अपने चेहरे पर पागल मुस्कान के साथ कहा, जब उसकी मुट्ठियों ने शैडो के मांस को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। उसकी उत्तेजित आंखों के सामने खून की बूंदें उड़ रही थीं, मांस के टुकड़े जमीन पर लाल रंग के धब्बे छोड़ते हुए किनारों की ओर उड़ रहे थे। एम्पायर में छिपी हुई कहानियों का अन्वेषण करें। अपने मालिक की रक्षा के लिए बनी लंबी पतली हड्डियां सानों के अंतहीन हमलों के सामने कुछ नहीं कर सकी। हड्डियों में दरारें पड़ गईं और वे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गईं। कुछ सेकंड के बाद छाया का वस्तुतः कुछ भी शेष नहीं बचा था। खतरनाक श्वेत खतरा राक्षस, जो अपने कई रिश्तेदारों से अधिक शक्तिशाली था, को साधारण मानव के प्रहारों द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिन्होंने एक्सोस्केलेटन और फाल्स नेक्सस का उपयोग किया था। हालांकि सानो ज्यादातर इंसानों से अलग थी। उसकी जगह कोई भी अनुभवी सैनिक इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए सच्ची इच्छा और खून खराबे की जरूरत होती है। हे, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये करूंगा, सानो ने पहले से ही मृत शैडो को देखकर दुष्टता से हंसते हुए कहा। जैसा कि ऐसे मामलों में हमेशा होता है, सानो के पास स्पार्क नहीं था और वह शैडो के जीन को अवशोषित नहीं कर सकती थी। ऐसा करने के लिए उसे एक्सोस्केलेटन और फाल्स नेक्सस के बिना राक्षस को मारना पड़ा, जैसा कि ग्लारा करने वाली थी। अरे, हमें कितना समय लगा? सानो ने नट्टा की ओर देखते हुए पूछा। नट्टा ने तिरछी नज़र से देखा और शांति से जवाब दिया, 50 सेकंड, जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक तेज, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नट्टा ने ग्लारा को गौर से देखते हुए कहा। ग्लारा ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसके पास कोड डी कार्रवाई का केवल आधा मिनट बचा था और उसने सुनिश्चित किया कि इस बिंदु तक उसकी जीत पहले से कहीं अधिक करीब थी। रेडकोर वुल्फ बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके शरीर पर ढाल के निशान थे तथा कई प्लाज्मा शॉट्स के कारण भयानक घाव हो गए थे। उस समय तक ग्लारा के शॉटगन में केवल 8 चार्ज बचे थे तथा उसकी ढाल पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खो चुकी थी। ब्लेड अब घूम नहीं रहे थे तथा प्लाज्मा कोटिंग भी चालू नहीं थी। रघा रघा रघा, रेडकोर वुल्फ भारी सांस ले रहा था और हल्के से ग्लारा को देख रहा था जो उसी अवस्था में थी। इस समय सानो और नट्टा एडेन की ओर देखते हुए उसके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये देखते हुए कि अब वे 3 थे और रेडकोर वुल्फ थक चुका था, वे आसानी से इस राक्षस को मार सकते थे। हालांकि आगे चाहे जो भी हो, इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आएगा कि रेडकोर वुल्फ के जीन पहले से ही सानो और नट्टा के हस्तक्षेप से प्रभावित थे। ऐसी स्थिति में ग्लेरा के लिए नेचुरल बॉर्न फैंटम बनना संभव नहीं था, क्योंकि जब वह रेडकोर वुल्फ के जीन को अवशोषित करना चाहती थी तो उनमें से कुछ सानो और नट्टा के जीन के साथ आ जाते थे और इस प्रक्रिया में खुद को नष्ट कर लेते थे, स्पार्क के फूटने से पहले उसके आंतरिक स्थान के अंदर। लेकिन उससे पहले उसे अभी भी रेडकोर वुल्फ को मारना था। एडेन ने अपना हाथ हिलाकर सानो और नट्टा को हस्तक्षेप न करने का संकेत दिया। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ हल हो जाएगा, लेकिन वह चाहता था कि ग्लेरा रेडकोर वुल्फ को खुद ही मार डाले। आर्टिफिशियल फैंटम के रूप में उसके भविष्य के लिए यह महत्वपूर्ण था, नहीं सिर्फ फैंटम के रूप में। सानो और नट्टा ने सिर हिलाया और एक तरफ हट गए। अब वे निगरानीकर्ता बन गए थे और वे तभी कुछ करेंगे जब एडेन आदेश देगा। भले ही ग्लेरा को जान का खतरा हो, वे तब तक नहीं हिलेंगे जब तक एडेन खुद निर्णय नहीं ले लेता। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि मॉर्टन वैधशाला में पदानुक्रम कितना कठोर और अपरक्राम्य था। ठीक है, चलो इसे खत्म करते हैं। ग्लारा ने खून का थक्का थूक दिया। वह खून रेडकोर वुल्फ के घावों से नहीं आया था, बल्कि इस तथ्य से आया था कि उसका शरीर मरने के करीब था। उसके पास 20 सेकंड बचे थे और कोड डी के हानिकारक प्रभावों के कारण उसकी शक्ल भी काफी बुरी लग रही थी। रघा, रेडकोर वुल्फ ने आगे झपट्टा मारते हुए अपना जबड़ा चौड़ा किया। चलो आम आदमी, मुझे निराश मत करो। एडेन ने ग्लारा को गौर से देखते हुए सोचा। वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि अगर वह उस पर अपना समय बर्बाद करे तो क्या ये सब समझ में आता है। कभी कभी वह शाइनी के कांच के क्रिस्टल पर नजर डाल लेता, जो काला था क्योंकि उससे ग्लारा का आंतरिक स्थान दिखता था। वह ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ग्लेरा में क्या खास बात है, या यूं कहें कि वह उसकी कुछ विशेषताओं को पहले से ही जानता था।
एक बात के लिए, अपने भाई के नेक्सस के संपर्क में आने पर ऊर्जा उसके शरीर से होकर गुजरी, सबसे अधिक संभावना है कि एक अन्य प्रेत की उपस्थिति से भी प्रभावित हुई। इस मामले में यह एडम विंटर था। शायद ये तथ्य कि वह नेचुरल वन है कुछ महत्व रखता है, एडेन ने आगे कहा। दूसरी बात, उसे इन स्पेस मिला है जो सामान्य मनुष्यों या फैंटम के साथ पहले कभी नहीं हुआ। आपके पास या तो इन स्पेस स्पार्क वगैरह है या आपके पास कुछ भी नहीं है। कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कम से कम अब तक तो नहीं। फिर एडेन ने कांच के क्रिस्टल पर नजर डाली जो पहले से भी अधिक काला हो गया था। अंधेरा गरजते बादलों की तरह घना हो गया था जो कई परतों में एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहा था। लेकिन इस सब का क्या मतलब है? यही मुख्य प्रश्न है जिसका उत्तर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। नट्टा का प्रश्न अभी भी प्रासंगिक है। अगर वह अन्य प्रेतों के समान ही मार्ग पर चलती है तो उसके आंतरिक अंतरिक्ष में प्रकट होने से क्या फर्क पड़ता है? साम्राज्य पर आपका अगला अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। फिर एडेन ने ग्लारा पर एक नज़र डाली। ये सच नहीं है कि वह कृत्रिम प्रेत बन जाएगी, हो सकता है कि वह प्रेत न भी बने क्योंकि नट्टा और सानो को बीच में आना पड़ा। खैर, उन्होंने रेडकोर वुल्फ को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। उसके प्रेत बनने की संभावना लगभग 90% है, लेकिन केवल कृत्रिम प्रेत बनने की। एडेन ने सोच विचार कर अपनी ठुड्डी रगड़ी। केवल ये तथ्य कि उन्होंने लड़ाई की और अपने एक्सोस्केलेटन और झूठे नेक्सस के अंदर जीन को सक्रिय किया, ये जीन को दूषित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त है। फैंटम को नेचुरल बॉर्न वन बनने के लिए जीन की शुद्धता 100% होनी चाहिए, केवल ग्लारा और रेडकोर वुल्फ के जीन। किसी और के जीन सक्रिय वाले जो लड़ाई में शामिल थे आसपास नहीं होने चाहिए। वास्तव में, यदि नट्टा और सानो अभी रेडकोर वुल्फ पर हमला कर दें और राक्षस को टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करें, तो ग्लारा एक फैंटम नहीं बनेगी, क्योंकि उस स्थिति में फैंटम बनने के लिए स्पार्क की आवश्यकता होती है, और उसके पास स्पार्क नहीं था, केवल आंतरिक स्थान था। लेकिन चूंकि उन्होंने रेडकोर वुल्फ पर हमला नहीं किया था, बल्कि केवल शैडो पर हमला किया था, इसलिए तकनीकी रूप से उन्होंने ग्लारा की लड़ाई में किसी भी तरह से भाग नहीं लिया था, वे सिर्फ किनारे पर लड़ रहे थे। हालांकि क्योंकि यह सब एक ही कमरे और समय में हो रहा था, इसलिए यह संभव था कि उनके जीन ने ग्लेरा को फैंटम बनने से रोका हो, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम थी। एडेन ने इसकी 10% संभावना बताई। बेशक, आमतौर पर कोई व्यक्ति स्पार्क के बिना नेचुरल बॉर्न फैंटम के अलावा कुछ भी नहीं बन सकता था, लेकिन ग्लारा का भी यही हश्र हुआ। मौत या नेचुरल फैंटम, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आर्टिफिशियल फैंटम अलग तरह से दिखाई देते थे। फिर भी शैडो के आगमन के कारण नट्टा और ग्लारा की भागीदारी के कारण वह नेचुरल बॉर्न फैंटम नहीं बन सकी। हालांकि चूंकि नट्टा और सानो फैंटम नहीं थे और केवल एक्सोस्केलेटन और FN का उपयोग करते थे और रेडकोर वुल्फ पर हमला नहीं करते थे, इसलिए जीन पर उनका प्रभाव यथासंभव न्यूनतम था। इस प्रकार ग्लारा ने खुद को एक जटिल, अस्पष्ट, कम संभावना वाली लेकिन संभव स्थिति में पाया, जिसके बारे में एडेन को अच्छी तरह से पता था। वह उन कुछ लोगों में से एक था जो इसके बारे में जानते थे। स्थिति इस प्रकार थी, एक ग्लारा राक्षस से एक पर एक लड़ रही थी, जैसा कि तब होना चाहिए जब कोई नेचुरल बॉर्न फैंटम बनना चाहता हो। वह एक उच्च तकनीक वाले शक्तिशाली हथियार का उपयोग कर रही थी जिसमें स्वयं कोई जीन नहीं था। अगर वह रेडकोर वुल्फ को मार देती तो वह नेचुरल बॉर्न फैंटम बन जाती। हालांकि सानो और नट्टा को शैडो से निपटने के लिए लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ा और जीन के साथ एक्सोस्केलेटन और FN को सक्रिय करना पड़ा। चूंकि सानो और नट्टा का जीन प्रभाव न्यूनतम था, क्योंकि वे फैंटम नहीं थे और साथ साथ लड़ रहे थे, रेडकोर वुल्फ के जीन पर ग्लारा का जीन प्रभाव अभी भी अधिकतम के करीब था। पिछले बिंदु के कारण ग्लारा के संबंध में रेडकोर वुल्फ के जीन की शुद्धता उसके अंदर स्पार्क को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन स्पार्क के लिए अधिकतम शक्ति होने के लिए पर्याप्त नहीं थी ताकि वह शक्तिशाली विकास वृक्ष में विकसित हो सके जो उसे नेचुरल बॉर्न फैंटम बना देगा। 5 नेचुरल बॉर्न फैंटम बनने के लिए किसी को जीन की अधिकतम 100% शुद्धता की आवश्यकता होती है, ताकि जीन की ऊर्जा के कारण स्पार्क अपने चरम पर हो। कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था या इसके बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि प्राकृतिक परिस्थितियों में ऐसा होना बहुत दुर्लभ और लगभग असंभव था, ये देखते हुए कि प्राकृतिक रूप से जन्मे प्रेत कैसे दिखाई देते थे और कृत्रिम प्रेत की तुलना में वे कितने कम थे। कृत्रिम परिस्थितियों में ऐसा होने की संभावना अधिक थी, इसलिए एडेन को स्थिति का पता था। हालांकि वास्तव में ये सब काफी तार्किक था। अन्यथा यदि लोगों के आसपास अन्य प्राणी, राक्षस या प्रेत होते तो वे प्रेत नहीं बनते। मोटे तौर पर कहा जाए तो यदि सानो और नट्टा कहीं दूर लड़ रहे होते, जैसे कि किसी युद्ध के मैदान में जहां पर्याप्त क्षेत्र हो, तो कोई रास्ता नहीं था कि उनके जीन ग्लारा और रेडकोर वुल्फ के साथ हस्तक्षेप कर सकें। इसके अलावा ग्लेडियस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन चूंकि वह निष्क्रिय था और उसके जीन इस लड़ाई से जुड़े नहीं थे, इसलिए उसका प्रभाव शून्य था और उसने ग्लारा को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया। यही बात शाइनी पर भी लागू होती है, जो एडेन के अधीनस्थ स्पार्क सीकर है।
इसके अलावा ये पता लगाना कठिन था क्योंकि एडेन के अलावा किसी और ने नेचुरल बॉर्न फैंटम बनाने के लिए कोई कृत्रिम प्रयोग नहीं किया था। जब सेना ने लोगों को फैंटम बनने में मदद की तो उन लोगों के पास पहले से ही स्पार्क्स थे और उनका हस्तक्षेप सानो और नट्टा की तुलना में दर्जनों गुना अधिक मजबूत था। सेना और फैंटम राक्षस को सचमुच मौत के कगार पर ले आते थे ताकि इंसान अंतिम प्रहार करे और फैंटम बन जाए। इन सभी जटिल कारणों से ये स्थिति छाया में ही रही। ऐसा नहीं है कि इसका बार बार उपयोग या अनुप्रयोग होता था, लेकिन कोई भी ज्ञान मूल्यवान था, एडेन यह अच्छी तरह से समझता था। यदि वह ये नहीं जानता तो वह सानो और नट्टा को रेडकोर वुल्फ पर हमला करने का आदेश देगा, जिससे ग्लारा के फैंटम बनने की संभावना 90% से घटकर 0% हो जाएगी। और एडेन को एक और उतनी ही महत्वपूर्ण बात का भी एहसास हुआ। इस दुनिया में हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। कभी कभी किसी एक दुर्लभ घटना के बारे में जानकारी होने पर ही हम कुछ ज़्यादा अनोखी या सरल चीज़ देख या समझ पाते हैं। मुख्य बात यह है कि पिछले ज्ञान के बिना बाद की चीज़ें अस्पष्ट रह सकती हैं। फिर एडेन ने एक बार फिर कांच के क्रिस्टल पर नज़र डाली, जहां अंधेरा अपने चरम पर था और ग्लेरा के पास केवल 10 सेकंड बचे थे। मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आएगा। इस प्रयोग की प्रभावशीलता एक लड़की पर निर्भर करती है जिसके पास एक हमला और एक शॉट बचा हो। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। रेडकोर वुल्फ ग्लारा की ओर दौड़ा, जो अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और अपनी दुश्मन को कमज़ोर नज़रों से घूरने लगी। उसके दिमाग में जीत के लिए पहले से ही एक योजना थी जो जोखिम भरी थी, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ठीक है, चलो इसे खत्म करते हैं, ग्लारा ने बड़बड़ाते हुए कहा जब रेडकोर वुल्फ उसके सामने आया। उसका चौड़ा खुला जबड़ा उसे एक ही बार में निगलने के लिए तैयार था।